बाहर आना जाना नहीं, और शायद ये भी डर था मेरे अंदर कि मेरा आने वाले टाइम पे तलाक ना हो जाए और सामने वाला ऐसा ना बोलते तलाक 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 और मेरा ऐसा ना हो। उस चीज़ का भी मेरे को डर था। क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो मैंने बोला मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो इन्होंने बोला तुम कर लूँगी मुझसे शादी, मैं तो हिंदू हूँ। तो मैंने बोला कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही यहाँ पर, मैं तो रिलीजन को साइड में रख के मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो फिर ये उस टाइम बहुत खुश हुए थे कि इन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मैं कभी तुम्हें शादी का नहीं बोलता महक। फिर वो दिन था 19 मार्च का। 19 मार्च का दिन हम लोग घर से निकल गए थे और फिर 20 को कोई देखने आने वाला था। हाँ 20 के दिन, 19 को ही निकल गए, क्योंकि मैं 20 इतनी मतलब 20 उससे पहले मैं निकलना चाहती थी। मैंने इनको टाइम भी दिया, 15 से 20 दिन मैंने दिया कि मैं आप 15 से 20 दिन देती हूँ, आप कुछ कर लो। सब कुछ मैं लिख कर आई थी उसमें, टेंशन मत लेना, आपकी बेटी जा भी है, उसने सोच समझ कर डिसीजन लिया है। फिर मैंने उस पर मैसेज कर दिया था भाई को कि मैंने लेटर लिखा है, टीवी के पास रखा है, देख लेना। और एमपी के अंदर ही कर दिया था। उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन पे स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। मुस्लिम के जो ग्रुप्स बनते हैं ना, उसमें भी मतलब 15-15 हज़ार ऐसे लोग रहते ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसे मतलब टीम रहता है ना, ऐसे टीम ग्रुप्स में तुरंत कुछ होता है तो तुरंत तो भेज देना एक दूसरे के पास। ऐसे हमारे फ़ोटोज़ को भेज दिया। जो मेरे पापा का जो नेटवर्क था ना, वो थोड़ा सा हाई था कि आओ तो सही। मैंने मना कर दिया, बहुत जिद करी, हम लोग नहीं जा रहे हैं। उनको तो एक ही था उनके मन में कि मेरे को लड़की को ले जाना है, अपनी लड़की, अपने मज़हब की लड़की, हिंदू लड़के में जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे बैग छीन लिए हमसे, क्योंकि बैग का ये रहे, तो बैग ऐसे छीन कर बैग को बाहर रख लिया। तो ये सेफ्टीज लेकर निकले थे, हिंदू संगठन वाले से बात करके निकले थे। इन्होंने उनको कॉल करा, जो पूरा गुजरात संभालते हैं उनको कॉल करा। उन्होंने बोला ऐसा मैटर है कि मैं मुस्लिम लड़की को लेके गया हूँ और इन लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो उसी टाइम तुरंत उनको बताने के बाद तुरंत इनके पास 50 से 60 कॉल आ गए। फिर सूरत स्टेशन आ गया, मतलब 12 बजे ट्रेन रुकी थी वडोदरा में, हमारी रुकी थी, हाँ रात को 12 बजे, और 1:30 बजे आने वाला था सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन आ गया 1:30 बजे। सूरत स्टेशन जैसे आया और ट्रेन धीरे धीरे हुई, जैसे हमने बाहर का मंजर देखा ना दोनों ने, वो हमेशा याद रहे। क्या हो रहा था बाहर? मतलब 100 से 150 लोग टोपी पहन कर खड़े थे। भाई हाँ, उस टाइम इंतजार कर रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे ये दोनों आए और इनको लड़की को ले जाए। जैसे ही इनको खींचा नहीं, वहाँ पर हो गई हबड़ा थप्पड़ी, मतलब लोग बहुत इधर उधर भागने लग गए। और उधर से जो हिंदू संगठन वाले आए, हिंदू संगठन वाले इनकी भीड़ में वो भी मिल गए, और वो भी 1 से 1.5 मतलब 100 से 150 लोग आए थे। इधर से भी लोग, हाँ, इधर से भी लोग। वो पूरा फिल्मी हो गया। फिल्मी होने के बाद पूरा स्टेशन को बंद कर दिया था। पूरा स्टेशन वहाँ पर बंद हो गया। तो जो महिला थी जो बुरखे में थी, वो मेरे पास है इस रूम में, और उसने फिर मेरा जो दिमाग है वो मतलब किसका जो स्टेटमेंट है वो चेंज करने के लिए वो मुझे फोर्स करने लगी कि मतलब तुम मत करो शादी हिंदू लड़के से, तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अपने इसमें ये अलाउ नहीं है, तुम क्यों काफिर बनना चाहती हो। सूरत स्टेशन पे जैसे ही हम लोग पहुंचे ना, तो वहाँ का मंजर देख के हम दोनों का ही दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना, सच में मतलब आज भी हम लोग दोनों याद करते ना उस सीन को, तो घबरा जाते हैं हम दोनों ही कि इतना ख़तरनाक सीन कभी किसी की लाइफ में नहीं आया। और सब मुस्लिम्स ने मुझे घेर लिया, और जब मुझे घेर लिया और इसको लेके चले गए ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अब मैं महक से जुदा हो जाऊंगा और अब मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा। और अच्छी तरीके से हम लोग रहे वहाँ पे, लेकिन वो 24 घंटे तक वो फैक्ट्री की आवाज़ और मशीनों की, क्योंकि वो साड़ी की फैक्ट्री थी, तो 24 घंटे वो चलती थी। 24 घंटे चलते चलते हम लोगों का दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता था ना, क्योंकि हम लोग जब नीचे रहते तो इतने ज़्यादा मच्छर काटते, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती। भाई तो बोलते, जो भाई रहते रियल भाई, वो तो भाई होते हैं। जो बड़े पापा के उनको भी भाई ही बोलते हैं। हाँ। भाई बोलते बोलते कब वो शादी में बदल जाता है वो तो मेरी समझ से भी बाहर है। बस फाइनली वो दिन आया 27 मई का, और हमारी शादी रजिस्ट्रेट हुई। हमें ले गए कोर्ट में, वकील भी थे वहाँ पर, हमारे साइन वगैरह हुए। साइन वगैरह होने के बाद फिर अगले दिन सर्टिफिकेट आया। जैसे ही हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया ना, क्योंकि वो मेन था, जिस दिन सर्टिफिकेट आया ना, वो शादी में भी हमारे अच्छे पैसे लग गए थे और वो भी उन्होंने दिए। सर्टिफिकेट आने के बाद बहुत हम दोनों खुश हुए कि चलो फाइनली हमारी शादी तो हो गई, इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ करने के बाद। नवरोज शर्मा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी वाला का एक और पॉडकास्ट। आज जिसके साथ मैं बैठा हूँ उनका नाम महक है, और एक एक्स मुस्लिम है जिन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की स्थिति उनके साथ रही, कैसी कैसी सिचुएशन उन्होंने देखी,
कैसी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी, और क्या उनको नज़र आया एक मुस्लिम लड़की थी तब में और एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदू बनने के बाद, या उन्होंने क्या सोचकर ये शादी की और कैसी चीज़ें उनके जीवन की रही, वही सब उनसे जानेंगे। महक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी वाला पर। महक, थोड़ा सा तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम बिगनिंग से। आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, कैसी आपकी फैमिली है, मैं वो जानना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मध्य प्रदेश शाजापुर छोटे से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ, और मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर हैं। जैसे कि बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, और मैं बीच की हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मम्मी पापा, हमारी ये फैमिली है। ओके, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था? पूरा मुस्लिम एरिया ही था जहाँ पे आप रहते थे? हाँ, पूरा ही मुस्लिम एरिया ही था और वहीं हम रहते थे। उसी में, उसी कॉलोनी में ही मतलब हमारा घर था, और आसपास सभी के मुस्लिम के घर थे। तो आपने किस तरह से देखा बचपन से, अगर मैं बात करूं, जी। स्कूलिंग और उसके बाद की चीज़ें, थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जानना चाहता हूं। अड़ोस पड़ोस का माहौल, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, वो किस तरह का माहौल था? मेरा जो माहौल था, मैं मतलब पढ़ाई मेरी चल रही थी, स्कूल में जाती थी, कोचिंग में करती थी, और आसपास का जो माहौल था वो भी ठीक था। और कुछ चीज़ें थी जो हर किसी की लाइफ में होती है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं मेरे फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और खुश भी रहती थी। और ऐसे मुस्लिम फैमिली में ऐसा रहता है थोड़ा सा कि बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे, मतलब घर में ही रहो। पढ़ाई उन्होंने करवाई मेरी, लेकिन आने वाले टाइम पर वो भी बंद हो गई। कौन सी क्लास में आपकी पढ़ाई बंद हुई? 12th तो मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद पढ़ाई मेरी बंद हो गई। तो क्या रीज़न था इसके पीछे कि पढ़ाई बंद करनी पड़ी? रीज़न यही था कि फैमिली में पता चल गया था कि मैं किसी से मतलब प्यार करती हूँ और बात करती हूँ। उस चक्कर में मेरी पढ़ाई को बंद कर दिया गया। उसी चक्कर में बंद हाँ, हुई? उसी चक्कर में। ना कि इस वजह से कि आप एक मुस्लिम हैं और आगे नहीं पढ़ने देना चाहते थे? नहीं, उस चक्कर में नहीं, मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी, उसी चक्कर में बंद करा कि मैं मतलब किसी से बात कर रही हूँ, उस चक्कर में ही पढ़ाई को बंद कर दिया। घर में कैसा माहौल रहता था, परिवार के लोग? जैसा कि हम नॉर्मली कई तरह के लोगों से सुनने को मिलता है कि जो मुस्लिम्स फैमिली होती हैं उसमें जो शादियां होती हैं वो आसपास में ही ज़्यादा हो जाती हैं, घर परिवार में ही शादियां हो जाती हैं। तो बिल्कुल वो थोड़ा सा मुझे बताइए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है या घर में कोई ऐसी शादी हुई है? बिल्कुल एग्जाम्पल है। जैसे कि बुआ का जो लड़का होता है ना, फुप्पो बोलते हैं, फुप्पो जो उनका लड़का होता है ना, उनसे भी शादी हो जाती है। बड़े पापा का लड़का होता है, उनसे भी शादी हो जाती है, और मैंने ये शादियाँ देखी भी है। लाइक मतलब आप कह रही हैं कि आपके जो पापा हैं उनकी बहन का लड़का है? हाँ, उनसे भी तो हो जाती है। उससे आपकी शादी हो सकती थी? हाँ, और हुई है। और आपके जो पापा के बड़े भाई हैं, मतलब आपके ताऊ जी हैं, उनका जो लड़का है, आपका बड़ा भाई है, उससे भी आपकी शादी हो सकती थी? हो सकती है। क्या हुई भी है ऐसी कोई शादी घर में? घर में हुई ना, जो मेरी बुआ है ना, उन बुआ की जो ननद, बुआ की जो ननद है, उन बुआ की जो लड़की थी, उनकी ननद के लड़के से कर दी। मतलब जो लड़की की शादी हुई ना, वो उनकी बुआ ही लगती थी, उनके लड़के से ही उनकी शादी हो गई। बुआ के लड़के से शादी हो गई? हाँ, और उनका एक बेबी भी है। तो आपको लगा था कभी ये कि मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कि जिसको मैं अभी बचपन से भाई बोल रही हूँ? लगा था, बिल्कुल लगा था। मैं जो है दिल में वही बोलूँगी, सब सच बोलूँगी। मेरे घर में ही ऐसा लगा था कि मेरी भी शायद जिसके साथ मैं बचपन से साथ में खेल रही हूँ, और बुआ के लड़के वगैरह हो गए या भाई वगैरह सब साथ में ही ऐसे रहते हैं, कहीं से भी फैमिली में चले जाओ, तो मैं भी वैसे खेलती थी। और जब मैं थोड़ा सा मैं बड़ी हुई तो मुझे भी लगा कि मेरी शादी हो सकती है उसी तरह से। तो बचपन से कैसा इंटेंशन रहता था कि माइंड में चीज़ें क्लियर होती थी आपको भी, आपके जो भाई हैं उनको भी, कि आपका जो कजन ब्रदर है, आपके ताऊ का लड़का है, आपकी बुआ का लड़का, उनको और आप में क्या चीज़ें थी जब आप 6th 8th क्लास में थोड़ी समझ आई होगी कि अभी इनको मैं भाई बोल रही हूँ, कल हो सकता है इनसे मेरी शादी हो जाए, या बचपन से भाई नहीं बोलने दिया चाहता? क्या वो थोड़ा सा? भाई तो बोलते, जो भाई रहते रियल भाई वो तो भाई होते हैं, जो बड़े पापा के उनको भी भाई बोलते हैं। भाई बोलते बोलते कब वो शादी में बदल जाता है वो तो मेरी समझ से भी बाहर है, पर जो है यही थे।
हुआ है। तो आपकी बता रहे हैं आपकी किसी रिलेटिव की शादी हुई, उनसे आपकी बात हुई उसकी शादी के बाद कोई? हुई ना, जिसकी रिलेटिव हुई मेरी बुआ की लड़की की हुई ना। तो उससे कभी बात हुई? हुई ना, बात हुई, और शादी में हम लोग भी गए थे। तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, उनको कैसा फील हो रहा था? करा था ना, और वो तो पास में हो रही है, तो जैसे फैमिली वालों ने बोला वैसा उन्होंने कर लिया। ये थोड़ा सा अजीब नहीं रहता होगा? लाइक हमारे लिए तो होता है कि हमारे यहाँ ये ऐसा कोई नहीं है, हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। हमारे यहाँ तो 3-4 गोत्र मिलाने की प्रथा है। माँ का गोत्र नहीं मिलना चाहिए, दादी का नहीं मिलना चाहिए, कई जगह तो परदादी वाला भी होता है कि उनका भी नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तो भाई भाई की, बहन भाई की शादी हो रही है। मुझे भी लगता था उस टाइम, मैं भी सोचती थी कि ये चीज़ थोड़ा सा गलत नहीं है। मतलब बचपन से खेल रहे हो, भाई भाई बोल रहे हो, और अचानक से मतलब पति देव बन जाना, तो वो मुझे भी अजीब लगता था। और मैं सोचती थी अगर ये मेरे साथ होगा तो ये मैं कभी नहीं करूँगी। मन में था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी? हाँ, मन में था मेरे खुद के कि मैं कभी ऐसा मेरे साथ नहीं होने दूंगी। जिसके साथ मैं खेल रही हूँ, जिसको भाई बोल रही हूँ, जिसको अपना समझ रही हूँ, और उसी के साथ में शादी कर लेना। कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब आप खेल रहे हैं, लाइक आप 9th 11th 10th क्लास में हैं और आपका कोई बुआ का लड़का कजन घर में है, तो उसने ऐसा कोई इंटेंशन दिखाया हो कि यार ठीक है, हो सकता है मेरी शादी इससे ही हो? ऐसा कुछ हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। मतलब बुआ के लड़के से ही शादी का, बुआ ने बोल दिया था कि मुझसे शादी करने का, कि इससे शादी मतलब महक की मेरे लड़के से कर लेंगे, ऐसा विचार चल रहा था। तो फिर मैंने मेरी फैमिली वालों के साथ बोला, लेकिन हाँ इस मैटर में मेरी फैमिली वाले जो थे ना थोड़े से समझदार थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। मम्मी ने खासकर मैंने कि मैं पड़ोस में ना ही जान पहचान में करूँगी मेरी बेटी की शादी। तो बुआ के लड़की ने कोई इंटेंशन दिखाया ना, बिल्कुल के कर लो शादी ऐसा वैसा, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो तुमने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया कि तुम मेरी बहन बोल रहे हो, और फिर कल बोला ना कि चलता है हमारे अपने इसमें, तो होता है ना, अपने इसमें होता है। खुद ऊपर वाला कह रहा है कि कर सकते हो तुम, तो इसमें कौन सा तुम्हें कौन सज़ा देगा इस चीज़ की? तो मैंने बोला ऊपर वाला कह रहा है वो ठीक है, लेकिन सज़ा देने वाली बात है, मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे सकती। तो तुमने भी कभी हिजाब पहना ऐसे बचपन में? पहना है, वैसे मैं बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन हिजाब मैंने पहना है। तो अब कैसा महसूस होता है अब कि वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं और अब एक नॉर्मल भारतीय लड़की की तरह महक आराम से एक आज़ादी के साथ अपना जीवन जी रही है? बहुत अच्छा लगता है। और अपने जो डिसीज़न में कभी भी मैंने गिल्ट महसूस नहीं करा, नहीं अफसोस कभी मैंने करा कि मैंने इतना बड़ा गलत डिसीज़न लिया। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और जिससे मैंने शादी करी है ना वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, और वो हिंदू लड़का है। और कोई ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हिंदुओं में भी ऐसा कुछ होता है। पॉसिबल नहीं है, ही नहीं पॉसिबल। वहाँ तो आपने जैसे बताया कि कितना देखा जाता है कि माँ की भी मतलब बहुत 4-5 गोत्र देखी जाती है, उसके बाद शादी होती है। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए। भाई भाई से गलत है ये, तो मेरी नज़र में भी गलत है। तो यहाँ पे क्या लगा आपको कि लाइक अब मुझे ये चीज़ें हैं कि ये मेरे साथ शायद नहीं हो सकती हैं अब, जब आपने एक हिंदू लड़के से शादी की या फिर एक मुस्लिम परिवार में आप शादी करते, तो क्या हो सकता था कि मतलब आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा था ये चीज़ें मेरे साथ शायद मेरे साथ भी हो जाए, और अब यहाँ पे ये नहीं होगा? जब मैं मुस्लिम थी तब मेरी जब एंगेजमेंट की भी बातें होती थी, तो मैं यही सोचती थी कि आने वाले टाइम पे मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। लाइक कैसा गलत? जैसे कि 6 महीने के बाद ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने की चांदनी होती है, उसके बाद वही सेम लाइफ हो जाती है। अंदर रहना, बुरखे में रहना, और एक ही घर के अंदर रहना, बाहर आना जाना नहीं। और शायद ये भी डर था मेरे अंदर कि मेरा आने वाले टाइम पे तलाक ना हो जाए, और सामने वाला ऐसा ना बोलते तलाक तलाक तलाक, और मेरा ऐसा ना हो। उस चीज़ का भी मेरे को डर था। और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कि कभी इन फ्यूचर मेरा तलाक होगा, बिल्कुल भी नहीं लगता डर तो इस चीज़ का। अब उस डर से मैं बाहर हूँ। तलाक वाला डर बिल्कुल खत्म? बिल्कुल खत्म। और ये आपने जो बताया कि 6 महीने की चांदनी होती है उसके बाद बंद हो जाते हैं,
शादी में ऐसा होता है ना, मेरी आंखों से देखा है ना कि जिसकी भी शादी हुई है 6 महीने तक प्यार रहता है, चांदनी मतलब रहती है उजाला, उसके बाद वही अंधेरा जैसा। लड़का उसके हिसाब से, लड़की उसके हिसाब से है, रहे जैसे। अब उनके बीच में प्यार रहे या नहीं वो इतना पता नहीं, लेकिन हाँ देखा है कि अंदर ही रहते हैं घर में ही। कुछ फ्यूचर में करने का कभी सोचा नहीं कि लाइफ में एक लड़की को कुछ करना चाहिए। एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है, वैसे कभी वो सोच खत्म ही हो जाती है एक लड़की की ससुराल जाने के बाद। और अब यहाँ आके क्या कुछ नया एक्सपीरियंस, क्या चीज़ें और लगा कि अब ये मैं कर लूँगी आराम से? जब मैंने शादी हो गई ना, मेरी शादी होने के बाद मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इतना सपोर्ट करा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी और कर सकती हूँ। उनका साथ है तो मैं कर भी रही हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ। हाँ, ये भी डर था कहीं कि जैसा मैं सुनने में कहीं भी जगह सुनता हूँ कि पहले तलाक होता है, फिर उसके बाद हलाला होता है, और फिर उसके बाद दूसरी शादी पॉसिबल होती है। आपने सुना? हाँ, तो ये भी कहीं डर था माइंड में कि शायद ऐसा, मतलब अगर मैं उधर ही कहीं शादी करती तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे माइंड में एक ही डर था, तलाक का, और जो आपने बताया हलाला का, वो मुझे मेरी फैमिली में ये चीज़ की बात नहीं हुई थी। मतलब हलाला मुझे इतना पता नहीं था कि हलाला ऐसा होता है जब मैं छोटी थी। अब मैं 18+ हो गई, उसके बाद मैंने शादी कर ली, उसके बाद मैंने चीज़ें देखी और मुझे पता चला नहीं, तो मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि भगवान को मैं बोलती हूँ, भगवान आपका दिल से थैंक यू जो कि आपने मुझे यहाँ पर आपके पास बुला लिया। और आज का आपकी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो अलग से ही मुझे फील होता है, और उनको थैंक यू भी बोलती हूँ कि आपने मुझे सनातन धर्म में बुलाया। मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आई तो भगवान को धन्यवाद कर रही हूँ। हाँ, भगवान को धन्यवाद करें कि जो उन्होंने मुझे सनातन धर्म में आने की शक्ति दी। वो सारी चीज़ें अब पीछे रह गई हैं जो हो सकती थी। वो सब पीछे वो रह गया है, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और सनातन धर्म में ही सब चीज़ें सनातन धर्म की फॉलो करती हूँ और वही चीज़ मेरी चल रही है। परिवार में कुछ ऐसा हुआ, किसी का तलाक या किसी का हलाला, जैसी कोई रिलेटिव्स में या पड़ोस में कभी ऐसा देखा हो? कभी आपने देखा ना, आस पड़ोस में भी देखा है, रिलेटिव्स में भी देखा है तलाक। एक लड़की है जो रिलेटिव्स में है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, इशू हो जाएगा उनको। तो उनका हुआ है 2 बार हो गया है तलाक। मतलब एक बार शादी हुई, लड़की को लड़का पसंद नहीं था, इस वजह से तलाक हो गया था, और दूसरी बार हुई तो लड़का ने तलाक दे दिया, तो दूसरी बार भी तलाक हो गया। अब तीसरी बार का क्या है, वो घर बैठे हैं। तो अब पॉसिबिलिटीज है तीसरी बार भी शादी हो जाएगी? अब पता नहीं, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इतना मुझे जानकारी नहीं कि अब तीसरी शादी हुई है या तलाक होगी तीसरी भी। अच्छा, अभी जानकारी। तो तलाक के बाद वो हलाला वाला प्रोसीजर रहता है? वो देखो, मैंने वो नहीं सुना, बस बाकी ये होता है। ये कंफर्म है कि हाँ होता है? हाँ होता है, लेकिन ऐसा रहता है ना कि हमारी जो सिटी है वो छोटी सिटी है और उसमें ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं, अगर लोगों ने और पढ़ाई करेंगे उस चीज़ को लेके, जैसे कि और कुरान को पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, तो शायद वो चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाए। महक, मैं और थोड़ा सा डीप जानना चाहता हूँ आपसे ना कि कुछ मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताएं कि जब आप देखते थे घर में चीज़ें, किस तरह की माहौल में चीज़ें होती थी। 5 टाइम की जो नमाज होती है, क्या वो भी आप करते थे? क्या कभी मस्जिद गए या कभी कोई मदरसा गए? क्या कुछ ऐसा कभी कुछ देखा? मैं नमाज भी पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती थी, इबादत भी करती थी। मस्जिद में मैंने पूरा कुरान मैंने पढ़ रखा है। पूरा कुरान पढ़ा है? कुरान 30 सिपारे होते हैं उसके अंदर, 30 सिपारे मैंने पूरे कर रखे हैं। और जैसे पास में ही मस्जिद थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, तो जाते थे और पढ़ाई वहाँ पर करी कुरान की भी। जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या आप बोलते हैं? क्या जैसे कि सूरत वगैरह होती है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत है, बताऊँ? हाँ, बोल दो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पहला कलमा है, सूरत तो बहुत सारी है, जैसे पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत है, ऐसे बहुत सारी सूरत है। इसका क्या मतलब होता है जो आपने बताया? इसका मतलब अब मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, 2 साल होने वाले ना, तो उस चीज़ को मैं छोड़ने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुरान को पढ़े 2 साल हो गए, तो आज मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ अगर मैं उसको ओपन करूँगी कि मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि वो चीज़ पढ़ना छोड़ दी ना उस टाइम, तो रोज़ पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब आप जाना ही नहीं चाहते उस रास्ते? नहीं, उस रास्ते में जाने नहीं चाहती, नहीं पढ़ना चाहती। मस्जिद भी गया?
हाँ मस्जिद में कैसा- मस्जिद में ऐसा रहता है लड़के ही अलाउ होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जो मदरसा होता है मदरसा में लड़कियां जाके कुरान सीखती है। तो आपने मदरसे में जाके सीखा है हाँ सब? मदरसे में जाकर सीखा। क्या उधर का कैसा माहौल रहता है? जो मौलवी लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मौलवी बोलते हैं ना। मौलवी बोलते हैं। हम जाते पास में था, हम फ्रेंड वगैरह, जब मैं तो छोटी थी जब मैं जाती थी, जब मैं 7th-8th क्लास में थी तब मैं जाती थी। और घर पे वो हिजाब बांध के पूरा वो जो ब्लैक कलर का आता है हाँ हाँ। वो पूरा बांध कर, और एक साइड में मस्जिद से देते थे जिसमें मस्जिद का नाम लिखा रहता था, वो ब्लैक कलर का, वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। उसके अंदर सिपारे रखते और जो सीखना का रहता है वो रख कर चल देते हैं। वहाँ जाकर गेट पर खड़े होके बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बोलते हैं हाँ आ जाओ, आकर बैठते हैं और वो सिखाते फिर कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, जैसे पढ़ाई कैसी होती है उस तरह से वो सिखाते हमें। अलीफ बा ता सा, जैसे कि स्टार्टिंग जब कुरान पढ़ते हैं तो अलीफ बा ता सा ये सिखाते हैं हम। जैसे कि हिंदी में इंग्लिश में ABCD है, अनार ऐसे सिखाते हैं ना, वैसे ही उसमें अलीफ बा ता सा से स्टार्ट करते हैं। जब बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो वो शायद कहेंगे कि शायद महक को इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। हाँ बोलेंगे है बिल्कुल। ना, इसलिए इसने इस्लाम छोड़ दिया, इसलिए हिंदू धर्म में चली गई। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं, मैंने ये सब पढ़ा है, ये मुझे आता भी है, ये मुझे याद भी था, और मुझे चीज़ें अच्छी लगी उधर तो चली गई, इधर नहीं लगी तो नहीं रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छी लगने वाली। जैसे जब मैं मुस्लिम थी, ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें पता नहीं थी, मुझे बिल्कुल चीज़ें पता थी, और मुझे इतना पता नहीं था मुस्लिम कैसा वैसा, बहुत जानकारी अब तो ज़्यादा ही पता चल गई कि बहुत कैसा था। बुरा तो नहीं बोलूँगी, किसी को बुरा ना लगे, सब अपनी अपनी जगह, मज़हब धर्म सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जिसको जो फॉलो करना वो उनकी लाइफ। मुझे जो फॉलो करना था वो मेरी लाइफ थी, मेरा डिसीज़न था, और मैं तो खुश हूँ हिंदू धर्म को मैंने डिसीज़न में, मतलब मेरा डिसीज़न में उसको उसमें गई। और आज सनातन धर्म में आके लगता है कि वो जो चीज़ थी वो कुछ अलग थी, और अब जो चीज़ है वो कुछ मेरे लिए अलग है और यूनिक है, और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और मैं मतलब अभी नवरात्रि के उपास भी रखती हूँ, सब कुछ मुझे अच्छा फील होता है। जब मैं मंदिर में जाती हूँ ना भोलेनाथ जी के, तो मैं भोलेनाथ जी की भक्त बन चुकी हूँ, बहुत बड़ी वाली उनकी भक्त बन चुकी हूँ। और मैं जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ सोमवार के दिन। जल चढ़ाने के बाद मैं उनसे एक ही चीज़ हमेशा जब जाती हूँ यही बोलती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और जो मैंने उनसे मांगा, ऐसा बोलते ना कि भगवान होते ही नहीं हैं, मूर्ति है हमारे इसमें, देखो ऐसा बोला जाता है मूर्ति है, जैसे गणेश जी की ये तो मूर्ति है मिट्टी से बनाई जाती है, और भोलेनाथ जी तो पत्थर है, ऐसा बोलते हैं ना। जब आप दिल से उस पत्थर की भी पूजा करोगे ना तो अपनापन महसूस होगा कि नहीं यार, वो उसमें भी एक शक्ति, हाँ वो देखेगा आपको पत्थर, लेकिन उसमें शक्ति है ना, वो जो महसूस कर सकता है ना वही कर सकता है। लेकिन आपके उधर तो कुछ था ही नहीं ना, था ही नहीं ना, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती मूर्ति है, पूजा नहीं, जस्ट कि हाँ है कहीं भगवान, सिर्फ उनको मानकर पूजा बस, करते हाँ। हैं। कभी मैंने देखा ही नहीं कौन मतलब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के बारे में ही सुना है, और पता भी नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। मतलब रोशनी बोली जाती है कि एक रोशनी है, वही सब जो चलाते हैं, अब पता नहीं बाकी मेरे को इतनी जानकार इतना मैं, क्योंकि मैं जल्दी से उस चीज़ में से आ गई ना। तो नहीं चलिए, जिसकी उसमें आस्था है उनकी भी अच्छी बात है, जिसकी आस्था है वो रखे, मुझे उससे में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, थोड़ा सा मुझे बताइए, ये शुरू कहाँ से हुआ जब आपने ये मूव लिया कि अब बस मेरा हो रहा है कि मुझे धीरे धीरे अब यहाँ से मूव कर जाना है, अब मैं मुस्लिम और नहीं रह सकती? एकदम से मैंने नहीं छोड़ा ये चीज़, शादी के बाद भी मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही थी। जब मैंने मेरे हस्बैंड जी सुधीर जी उनसे सब शादी का मैंने डिसीजन लिया ना, उस टाइम यही सोचा कि रिलीजन को साइड में रख के प्यार को रिस्पेक्ट देती हूँ। उस टाइम यही सोचकर मैं रिस्पेक्ट देकर उनके साथ निकल गई, शादी कर ली। शादी करने के बाद भी मैं मुस्लिम थी, कुछ महीने तक मैं मुस्लिम रही, 2-3 महीने तक। जब मैंने चीज़ें देखी, और मेरा हिंदू धर्म में आना ऐसे ही नहीं कि बस मुझे पसंद आ गया और मैं आ गई, मैंने उस चीज़ को देखा, समझा कि क्या चीज़ है, भगवान में ऐसा क्या है जो सब पूछते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी मुझे जानकारियाँ दी, भगवान के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है। और मैं बहुत डरती थी भगवान को पूजने में कि मेरे को जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये किसने बताया कि अगर, मतलब हमारे मुस्लिम में ही बोला जाता है कि अगर मेरी फैमिली में अगर आप हिंदू हो तो आप काफिर हो, और हिंदू से आप अगर शादी कर लेते हो या पूजा पाठ करते हो, मूर्ति को पूजते हो, तो आप जहन्नुम में ही जाओगे।
तो मतलब हम सब लोग जहन्नुम जाएंगे। हाँ अब आपके साथ हमारा साथ तो हर रोज का है, हम तो कहीं एक वैसे भी पत्थर देख लेते हाथ जोड़ के निकल जाते हैं कि चलिए भगवान जी सबका भला करना। हर चीज़ में मेरे हस्बैंड ने यही चीज़ बताई कि हर चीज़ में भगवान होता है। तो जब मैं मंदिर को दूर से देखती थी, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने भोलेनाथ जी के मंदिर में गई थी, वो भी इंदौर सिटी में, हम तब जब थे ना, जब भोलेनाथ जी के मंदिर में मैंने कदम रखा फर्स्ट टाइम, तो मेरे को एक ही डर लग रहा था, अंदर से घबराहट हो रही थी कि अब मैं अगर पूजूंगी तो मैं जहन्नुम में चली जाऊंगी। तो उस घबराहट को साइड में रख के मैं गई और उस टाइम हम बहुत मुसीबत में थे। हम जब हमने शादी कर ली थी ना, उसके बाद हम बहुत मुसीबत हम लोगों ने झेली, बहुत स्ट्रगल करा हमने। मुस्लिम लोग भी हमारे पीछे पड़े, फैमिली वालों ने भी पुलिस कंप्लेन कर दी थी, बहुत इशू रहा। और हमारे पास जब पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, हम सिर्फ कैसे यहाँ सर्वाइव। पर भी आएंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा जानना चाहता हूँ शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोग मिले, कहाँ से ये शुरू हुआ था? हम लोग कैसे मिले, मेरे पापा है ना, मेरे पापा रियल इस्टेट का काम करते थे, रियल इस्टेट का काम करते थे, अभी भी वो करती है रियल इस्टेट का। उस टाइम पर 2021 में ये भी रियल इस्टेट का काम करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड जी। तो उसके थ्रू मतलब पापा का कांटेक्ट और इनका कांटेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों एक ही वर्क करते थे। तो किसी को कुछ प्रॉपर्टी लेनी थी तो ये इनको फ़ोन करते, और अगर पापा का पास कुछ होता तो पापा इनको कॉल करते। ऐसे इन दोनों के पास कांटेक्ट नंबर आ गए थे इनके पापा के। और उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल पॉसिबल ही नहीं था, मोबाइल दिलाते ही नहीं थे। उस टाइम पापा का ही फ़ोन यूज़ करती थी मैं, पापा का फ़ोन यूज़ करती थी, वो भी बहुत कमी से। एक दिन में मेरे पापा के मोबाइल में 2 व्हाट्सअप थे, एक व्हाट्सअप था जो पापा यूज़ करते थे, एक व्हाट्सअप बिजनेस था जो मैं यूज़ करती थी। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी और स्टेटस मैं लड़कियों के स्टेटस डालती थी, जिसमें सिलेक्टेड लोगों मैंने कर रखा था कि सिलेक्ट फ्रेंड्स वगैरह। तो उसमें मेरे हस्बैंड सुधीर जी वो भी हो गए, मतलब पता नहीं भगवान ही चाहते थे शायद, और मुझे पता भी नहीं कि वो सिलेक्ट हो गए। तो ये देखते थे स्टोरी, तो मैंने भी एक दिन देखा कि ये कौन देख रहा है स्टोरी, एक और नया। मैंने सोचा कि चलो पापा के फ्रेंड ही, क्योंकि नाम सेव था, सुधीर करके नाम सेव था। उसके बाद ऐसे ही एक दिन इन्होंने मुझे मैसेज करा, हेलो, और मेरे पापा को बोला कि आप लड़की वाले स्टेटस क्यों डालते हो, क्योंकि पापा का नंबर था। फिर मैंने बोला कि मैं उनकी लड़की महक हूँ और मैं स्टेटस डालती हूँ। तो ऐसे ही फिर इन्होंने, हमारी बातें स्टार्ट हो गई, ऐसी फ्रेंड्स की तरह हमने बात कंटिन्यू करी। 1 महीने तक हमारी बातें चलती रही, फ्रेंड्स की तरह ओनली। मैं मतलब कुछ नहीं था ऐसा हम दोनों के यहाँ, ये बोलते थे ऐसा वैसा। इन्होंने कभी भी इनकी आइडेंटिटी नहीं छुपाई कि मैं कौन हूँ, क्या। इन्होंने बताया पापा के साथ काम करता हूँ। उसके बाद 1 महीना निकलने के बाद फरवरी के एंडिंग में मेरी दीदी की शादी आ गई। दीदी की शादी आने के बाद दीदी की शादी में मैं इनको मैसेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मोबाइल नहीं था। फिर दीदी की जब शादी थी तब मैंने इनको मैसेज करा कि दीदी की शादी चल रही है तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती अभी। तो इन्होंने बोला कि आप मुझे नहीं बुलाओगे शादी में। तो मैंने बोला हमारे इसमें अलाव ही नहीं है, लड़के को बुलाना मतलब बहुत गलत है, अलाव नहीं है। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर जिस दिन दीदी का निकाह था, उस दिन हम वेलकम के लिए गए गेट पर, तो ये वहाँ पर खड़े हुए मुझे दिखे। अच्छा। हाँ, ये वहाँ खड़े हुए दिखे, तो मैं नोटिस कर रही तो वही है। और फर्स्ट टाइम मैंने उनको वहाँ पर देखा तो इन्होंने मुझे देखा था, तो मैंने ये तो वही है। फिर मैंने पापा का मोबाइल लेकर तुरंत चेक करा डीपी पे कंफर्म करने के लिए, मैंने ये तो वही है। और मेरे मन में सोचा भी सही कि शायद पापा ने बुला लिया होगा, क्योंकि पापा के फ्रेंड जो थे, हम वेलकम ख़त्म होने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद मैं इनके पास गई कि आप यहाँ पर कैसे, आपको किसने बुला लिया। तो इन्होंने बोला इतना घबराओ मत। मैं बहुत घबरा गई थी एकदम से। इनके फ्रेंड के साथ ही आए थे और एक बुके लेकर भी आए थे। तो मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने बोला कि आपके पापा ने बुलाया मुझे शादी में, बेटी की शादी है तो आना। इस पापा ने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया था, तो इसमें ये भी आ गए, वो भी किस्मत थी। तो फिर इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, इनको मैं वहाँ पर पसंद आ गई। पसंद आने के बाद जब ये बुके लेकर भी आए थे, फिर मेरी दीदी के पास मैं इनको ले गई, मैं ही ले गई, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने आसपास वालों से पूछा था कि बुके देना है, तो वहाँ पर मना कर देते हमारे इसमें ये नहीं चलेगा बुके लड़की को देना, लड़के को। तो मुझे थोड़ा सा वो शर्मिंदा महसूस हुई थी वहाँ पर जब इन्होंने बोला था कि ये तो गलत बोला जिसने बोला। उसके बाद मैं उनको ले गई, लेने के बाद इन्होंने वहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक करवाया, और आज भी वो मेरे मुस्लिम फैमिली में इनके मतलब हमारी एल्बम में इनका फ़ोटो है। अच्छा, तुम्हारे घर के एल्बम में फ़ोटो भी लग गया? हाँ, लगा है। अच्छा। हाँ, देखते थे ना, तो जब मैं भी जब शादी के बाद मैं भी उसको फ़ोटो को देखती हूँ कि इनके जमाई का फ़ोटो चलो है तो सही। मानते नहीं मानते, लेकिन है तो सही।
उसके बाद फिर शादी ख़त्म हो गई। शादी ख़त्म होने के बाद ये चले गए थे वहाँ से। उसके बाद 3 मार्च आया, फरवरी के एंडिंग में शादी थी। 3 मार्च आया, इन्होंने मुझे मैसेज करा। उसके बाद वो दिन भी याद है जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया था। वो दिन था 5 मार्च की था और टाइम हो रहा था 12:10 ऐसा कुछ हो रहा था। इन्होंने मुझे फिर मैसेज करा और डायरेक्ट मुझे प्रपोज़ कर दिया। और मैं सोच में पड़ गई एकदम से, ये क्या हुआ। फिर इन्होंने बोला मुझे तुम पसंद आ गई हो। और जब मेरे अंदर प्यार नहीं था, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन थी। फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स की तरह ही मैं, तो मैंने इनको बोला। उस टाइम मेरे मन में एक ही चीज़ आई, ये तो हिंदू है और हिंदू से शादी करेंगे नहीं घर वाले, ये तो मना ही है, अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। और मुस्लिम में हिंदू लड़के से शादी करना मतलब कि काफिर हो जाना या फिर जहन्नुम में चले जाना। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे 1 हफ्ता दो, आप मैं सोच कर समझ कर बता दूँ। उस टाइम फिर मैंने सोचा कि चलो प्यार को रिस्पेक्ट देती हूँ, रिलीजन को साइड में रख के। मेरी सोच रिलीजन को लेकर कुछ गलत नहीं थी कि हिंदू लोग में ऐसे होते वैसे होते, क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदू लोगों में ही रही हूँ। फ्रेंड्स वगैरह हिंदू ही थे, मेरी स्कूल में मेरा हिंदू का ही था। तो वो सबसे अच्छी बात थी कि मैं हिंदू स्कूल में जाती, माहौल रहा आसपास। मैं 4th क्लास तक मुस्लिम स्कूल में ही पढ़ी हूँ और उसमें वही माहौल था मुस्लिम वाला ही। और जब मैं 4th क्लास के बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, तो फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद इनको रिप्लाई करा और मैंने बोला ठीक है हाँ। तो ये बहुत खुश हुआ इस टाइम पर। उसके बाद फिर ऐसी हमारी बातें कंटिन्यू स्टार्ट होने लग गई। और उसके बाद मैं 2 से 3 महीने में इनसे मिलती थी। 2 महीने 3 महीने में बहुत मुश्किल से मिलती थी, जब फैमिली वाले इधर उधर चले जाते थे। और सबसे अच्छी बात ये हो गई थी कि शादी के बाद मेरे पास खुद का फ़ोन आ गया था, क्योंकि दीदी की शादी हो गई थी, वो ससुराल चले गए थे और उनका फ़ोन मुझे दे दिया था। तो मैं यूज़ करने लग गई थी। तो मेरी ऐसी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि परिवार वालों को देखकर डर लगता था। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद फिर घर में मैं बहुत खुश थी कि चलो ये जो जिससे मैंने प्यार करा बहुत अच्छे समझदार, पता चल जाता है बातों से ही, बहुत समझदार, इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इतनी केयर करते थे, प्यार भी मुझे सब बहुत करने लग गए थे ये भी, और मैं भी इनसे करने लग गई थी बात करते करते। उसके बाद ऐसे 1 साल गुजरने के बाद घर में पता चल गया। आपके घर पता लगा? कैसे पता लगा? घर में पता चल गया कि आसपास वाले लोगों उन्होंने बताया जैसे कि मेरे भाई वगैरह हो गए। वो ध्यान, हमारे इसमें लड़कियों पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि लड़की किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है। खुद का मेरे मतलब भाई, उन्होंने भी मतलब बहुत मेरे पे वो ऐसा रखा कि पर्सनल फ़ोन है, किसी से तो बात करती होगी, ऐसा वैसा ध्यान रखो, कहीं कुछ कर ना ले। तो ऐसे फिर मेरे आसपास वाले लोगों ने बोला पापा को डायरेक्ट कि तुम्हारी बेटी एक लड़के से लगी हुई है और वो लड़का हिंदू है, और अगर ये कुछ कर लेते तो हमारा ऐसा वैसा हो जाएगा, नाक कट जाएगी मुस्लिमों की, ऐसा पापा को डरा दिया गया था। तो पापा को यकीन नहीं हुआ। जैसे ही पापा घर पर आए, रात की 12 बज रही थी, पापा घर पर आए। आने के बाद जब दीदी ससुराल से आ गए थे, उनको भी लेकर आ गए थे, मतलब 1 साल बाद। तो वो ससुराल से मायके आए थे तो कुछ दिनों के लिए। तो हम सब बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। टीवी देखने पापा आके डायरेक्ट ने टीवी बंद कर दी। टीवी बंद करने के बाद पापा ने डायरेक्ट पूछा मुझसे, मुझे कुछ बात करनी है। तो मैंने क्या हुआ पापा? तो पापा ने बोला कि ऐसा है, इस लड़के से लगी हुई है और वो सिसोदिया है और मेरे को पता चला है। तो मैंने बोला पापा आप किसी और पे कैसे भरोसा रख सकते हो? आपकी बेटी पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा मैंने बोला। तो उस टाइम पे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मेरी दीदी ने मेरे मैसेज चेक कर लिए। लोग खोल मोबाइल का लोग खुलवा कर मैसेज को चेक कर लिया। चेक करने के बाद पापा को सब बता दिया। पापा ने उस बात पे यकीन कर लिया। उस टाइम पे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ हो चुकी है अब ख़त्म। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी। और आज मेरे को माहौल याद है कि क्या मेरे साथ हुआ था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी उस टाइम पे। मेरा मतलब स्कूल बंद कर दिया, तुम स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दी, कोचिंग जाती थी, फ्रेंड से मिलना जाना सब कुछ बंद, मोबाइल की सिम तोड़ दी और बोला कि अब यही है जो है। अब बहुत ज़्यादा मतलब होने लगे। मैंने बोला पापा एक फ्रेंड्स की तरह किसी से बात करना भी अलाउ नहीं है क्या? फ्रेंड है, आपको ऐसा लगता है तो फ्रेंड है, आप मैसेज चेक कर लो, देख लो, तो नहीं कर सकते फ्रेंड से भी बात। लड़का है, मैंने लड़का है तो क्या, ये लड़का है और वो भी हिंदू है, क्यों मैं हमारे ऐसा वैसा करने वाले हैं। मैंने बोला मुस्लिम होता तो क्या आप कर देते? कि नहीं करता। पापा को मैंने बहुत समझाया और नहीं पापा ने, नहीं पूरी फैमिली ने एक बार भी मुझसे पूछा कि बेटा तू क्या, तेरे दिल में क्या है, तू क्या चाहती है? किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। निकलने के बाद मेरा वो सिम तोड़ दी।
मेरे ऐसा लगा दुनिया ही ख़त्म हो गई, दुनिया ही ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अंदर ही अंदर रोती थी, रात रात भर रोती थी। मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद मैं एडमिट रही 3 दिन। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पापा को समझाया, पापा प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी पढ़ाई बंद मत करो। पापा को समझाया, पापा ने बोला कि पढ़ाई करके भी क्या कर लेगी, पढ़ाई करके भी आगे क्या कर लेगी। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो। तो वो नहीं माने, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा आना जाना। एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, मैं तो यही कहूँगी, नहीं बंद करना चाहिए ना। एकदम से लड़की मतलब एक अच्छे से रह रही खुशी खुशी और अचानक से उसकी चीज़ बंद हो जाती है, उसको एक लॉकअप में बंद कर देते हैं, तो वो सहन नहीं कर पाती। उसके बाद ऐसे ही मैं एडमिट रही 2 से 3 दिन, मुझे छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। घर आने के बाद में फिर मेरे रिश्ते की बात स्टार्ट हो गई, क्या बेटी की सगाई कर देते कहीं, शादी। हाँ शादी करेंगे अब जल्दी, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई है। जब से बड़ी नहीं होती अब बड़ी हो गई। तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा होता था, घबराहट होती थी कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब मुझे ये था कि मैं इनको कैसे बताऊँ। तो उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड के घर गई और उस दिन मम्मी पापा और पूरी फैमिली गए थे मेरे लिए लड़का देखने के लिए। मैं घर पे मैं अकेली थी और मेरा भाई था छोटा वाला, तो वो नीचे बड़े पापा घर चला गया था। जाने के बाद फिर मैं चली गई मेरी फ्रेंड के घर, उसको मैंने सब बताया। उसने बोला घबराना नहीं। फिर मैंने उसके मोबाइल से इनको कॉल करा, करने के बाद इनको सब कुछ बताया। बताने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, कैसा एकदम से कैसा हो गया। मैंने कैसा ऐसा हुआ इनको मैंने बताया। इन्होंने बोला डरो मत, हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा, मैं सिम पहुँचवा दूँगा। तो फिर ऐसे ही फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत साथ दिया मेरा। फ्रेंड कौन थी? वो हिंदू थी या हिंदू थी वो, इसलिए इतना सपोर्ट चलिए करा। नाम नहीं पूछूंगा। हाँ नाम तो नहीं, लेकिन हिंदू थी और बहुत ही मतलब मेरा सपोर्ट करा, साथ दिया। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद फैमिली वाले भी घर आ गए। फिर मेरे पापा से एक जिद करी कि पापा समाज वाले लोग वाले आसपास वाले क्या बोलेंगे, आपकी बेटी के सामने मोबाइल ले लिया अचानक से। पर्सनल मोबाइल होने के बाद एकदम से ले लिया, सब कुछ बंद हो गया, इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया। लड़की में कुछ तो करा होगा इसलिए फैमिली वालों ने कर दिया। ऐसा करके थोड़ा सा मैंने उनको समझाया करा, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, बिना सिम का मोबाइल ले के रख। तो मैंने बोला दे दो आप, तो बिना सिम का दे दो, लेकिन मेरे पास रखूँगा, मैं नहीं चलाऊँगी मैं और नहीं कुछ ऐसा करूँगी। उसके बाद मैंने फिर उनको दे दिया उन्होंने मोबाइल बिना सिम का। फिर मेरी फ्रेंड मेरे को सिम ला कर दी उसने। सिम लाने के बाद मैंने सिम लगाई। जब मम्मी पापा सो जाते थे उसके बाद मैं उनसे बात करती थी मैसेज पे, रात रात भर मतलब मैं रोती रहती थी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर इन्होंने हिम्मत दी कि तुम्हें क्या करना है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ही इनको आगे से बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की कि नहीं बिल्कुल आपके नहीं। साथ कोई ज़बरदस्ती हुई हो कि नहीं अब तो शादी करनी पड़ेगी, ट्रैप हो गया हो, जैसे बोलते हैं ना कई बार कि फंसा लेते हैं कुछ लोग? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने जब मैंने इनको शादी का बोला था नहीं मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं अब बंद हो चुकी हूँ और मेरी शादी के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर इन्होंने बोला कि घबराओ मत, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, क्या तुम्हें ठीक लगता है। तो मैंने बोला मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो इन्होंने बोला तुम कर लोगी मुझसे शादी, मैं तो हिंदू हूँ। तो मैंने बोला कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही यहाँ पर, मैं तो रिलीजन को साइड में रख के मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो फिर ये उस टाइम बहुत खुश हुए थे कि इन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मैं कभी तुम्हें शादी का नहीं बोलता महक, लेकिन मेरे मन में तो यही था कि मैं शादी तो तुमसे ही करना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम मुझे आगे से बोलो कि मैं शादी करना चाहती हूँ। प्रपोज मैंने कर दिया लेकिन शादी का तुम बोलो। तो उस टाइम फिर मैंने बोला इनको, फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं कुछ करता हूँ, टेंशन बेफिक्र रहो। तो उसके बाद फिर 20 मार्च के दिन मेरे लिए मतलब जो लड़का देखने के लिए गए थे 20 मार्च को वो आ रहे थे मेरे को देखने के लिए, और मम्मी पापा को वो लड़का पसंद आ गया था। वो आते अगर लड़की मुझे पसंद कर लेते तो मेरी रिश्ता फाइनल हो जाता, मतलब मेरी इंगेजमेंट हो जाती उसी टाइम, मैं भी देख लेती उस लड़के को। और फिर मैंने ऐसे सब चलता रहा। उसके बाद फिर इन्होंने फिर हिंदू संगठन वालों से बात करी कि एक मुस्लिम लड़की को मुझसे शादी करनी है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलीजन की वजह से क्या करें। और उस टाइम मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी कि मैं फैमिली वालों से एक बार पूछ लूँ कि कभी हाँ कर दे शादी के लिए। जब वो माहौल हुआ था घर में, जब पता चल गया था इनके बारे में, जब किसी ने मुझसे एक बार भी ऐसा नहीं पूछा कि तुझे शादी करनी है, तो मेरे को फिर मेरी उम्मीद टूट गई थी कि कोई हाँ नहीं करेगा इसको लेके, क्योंकि रिलीजन का मैटर है।
तो फिर इन्होंने हिंदू संगठन वालों से हेल्प मांगी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज के टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी ली, उन्होंने बात करी। फिर वो दिन था 19 मार्च का दिन हम लोग घर से निकल गए थे। और फिर 20 को कोई देखने आने वाला था, हाँ 20 के दिन, तो 19 को ही निकल गए। क्योंकि मैं 20 इतनी मतलब 20 हम उससे पहले मैं निकलना चाहती थी। मैंने इनको टाइम भी दिया, 15 से 20 दिन मैंने दिया कि मैं आप 15 से 20 दिन देती हूँ, आप कुछ कर लो। तो 20 मार्च से पहले मुझे जाना है, भले मुझे आप 19 मार्च को ही ले जाना। क्यों? क्योंकि मैं 4 घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसमें 4 घर बर्बाद होते हैं। मेरा भी होता, जिस लड़के से मेरी शादी होती उनका भी होता, इनका भी होता, मतलब 4 घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर मैंने 19 मार्च का दिन आके फिर मैंने लास्ट टाइम मेरे फैमिली वालों में मतलब पापा को, मम्मी को देखा, डबल बार देखा। वो आज भी याद है कि जब मम्मी क्या कर रहे थे उस दिन, मम्मी गेहूँ साफ़ कर रहे थे, पापा खाना खाने के लिए आए थे। पापा को मैंने उस टाइम खाना खिलाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैं क्या करूँ। उस टाइम में मैं खड़ी सोच रही थी। फिर सोचते सोचते एक चीज़ मेरे मन में आई, शादी कर रही हूँ मैं, एक तरफ मेरे मम्मी पापा को छोड़ना पड़ रहा है और एक तरफ मुझे शादी करनी है। उस टाइम एक चीज़ सोची, अगर मैं इनको छोड़ देती हूँ, मेरे हस्बैंड को, तो मेरे पास 0% है कि इनके पास वापस मैं जा पाऊँ। मतलब कोई चांस नहीं है कि मैं वापस जा पाऊँगा, किसी और लड़के से शादी कर लूँ और मम्मी पापा की मर्ज़ी से कर लूँ। और अगर मैं इनसे शादी कर लेती हूँ तो सुधीर जी से ही, तो मम्मी पापा का चांस है 1% के मैं उनके पास वापस जा सकती हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। पास में नहीं जा सकती तो मिल तो सकती हूँ, बाहर मिल सकती हूँ या फिर कुछ कर सकती हूँ। मैंने उस टाइम यही सोचा कि मुझे 1% चांस मिल रहा है मम्मी पापा की तरफ और इधर मुझे 0% चांस मिल रहा है। तो मैंने वहाँ पर अपने आप को हिम्मत करके खड़ा कर यही सोचा कि मैं 1% चांस लेती हूँ और मेरी लाइफ का डिसीज़न लेती हूँ। क्योंकि मेरे को दबाव में आके वो भी टेंशन था कि आगे कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन जो होगा अच्छे होगा। और जिससे मैंने जो डिसीज़न लिया था ना, बहुत सोच समझ कर लिया था। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ प्यार करा और निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी, बहुत सोच समझ कर किया। कौन मतलब जिसके साथ जा रही हूँ उनको मैं अच्छे से पहचान लिया था। इतने साल हमने बात करी, 1 से 1.5 साल हमने बात करी। पहचानने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर से। घर से निकलने के बाद हमें उस टाइम में ना कार वाले भी कोई हाँ नहीं कर रहे थे कि लड़का लड़की को छोड़ना, और हमें 80 किलोमीटर जाना था क्योंकि हमारी ट्रेन थी 80 किलोमीटर बाद। तो वहाँ पर क्योंकि लड़का लड़की का मामला था तो कोई हाँ नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी से ही चलते हैं। तो इन्होंने इनकी फ्रेंड की हेल्प ली। हेल्प लेने के बाद इन्होंने मुझे पिकअप करा। पिकअप करने के बाद ये मुझे वहाँ से ले गए और हम फाइनेंशियल भी अच्छे होकर ही गए थे। मतलब हम 80 से 90 हज़ार रुपये लेके गए, 80 से 90 हज़ार रुपये हम लेकर गए और कपड़े वगैरह सब चीज़ें हमने रखी और बहुत ही सेफ्टी से मैंने सब चीज़ें को घर से कपड़े वगैरह पहुंचाना बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा, बहुत बड़ा रहा। फिर उस टाइम मैंने कैसे भी करके, वो भी मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने करा। कपड़े मैं नहीं ले गई, वही मेरे कपड़े ले गई, एक एक करके 2-2 करके धीरे धीरे करके कपड़े हर रोज घर से धीरे धीरे मैंने कपड़े दिए उसको कि आज ये वाला ले जा, आज ये वाला बैग ले जा। ऐसे कर करके मैंने उसको, मतलब उसने बहुत हेल्प करी। क्योंकि एक साथ बड़ा बैग ले जाएगी तो आसपास वाले देखेंगे ये इसके घर से बैग क्यों ले जा रही है, इस वजह से। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। ट्रेन में हम जा रहे थे देवास, हमारी सिटी से देवास जा रहे थे। उस लड़के ने हमें छोड़ा, वो वहाँ से निकल गया और हमारी ट्रेन थी 5 बजे और मैं घर से निकल गई थी दिन में 2 बजे। 5 बजे हम वहाँ पहुँच गए और हमारी टिकट उस टाइम कंफर्म नहीं हुई थी, मतलब वेटिंग लिस्ट में थी। और इतना मतलब गलत सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो वहाँ जाकर हम जैसे ही पहुँचे ना तो हमारी टिकट भी कैंसिल हो गई, हमारे रिटर्न पैसे हो गए लास्ट टाइम पे। अब क्या करें, और ट्रेन भी आने वाली सिर्फ 10 मिनट में। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जनरल में चलते हैं, लोकल में बैठ जाते हैं, जो होगा देखेंगे। तो इन्होंने टिकट ली जनरल की और हम उसमें बैठ गए। इतनी भीड़ के बीच में हमें सीट भी मिल गई, हम बैठ गए। फिर हमने धीरे धीरे हमने एमपी पार करा। एमपी हमारा पार हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अब सब ठीक होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद फिर मैंने ना मेरे घर पे एक लेटर भी लिख कर आई थी कि मैं मेरी मर्जी से जा रही हूँ, आप पुलिस कंप्लेन मत करना। आपकी बेटी इतनी तो 18+ हो गई, मतलब समझदार हो चुकी है कि वो खुद का डिसीज़न ले सके। मुझे आप मेरी एंगेजमेंट करने वाले थे एकदम से, और ना मैं उस लड़के को जानती थी पहचानती थी, एकदम से मेरी एंगेजमेंट हो जाती तो मैं कैसे क्या आगे करती।
सब कुछ मैं लिख कर आई थी उसमें, टेंशन मत लेना, आपकी बेटी जा भी है, उसने सोच समझ कर डिसीजन लिया है। फिर मैंने उस पर मैसेज कर दिया था भाई को कि मैंने लेटर लिखा है, टीवी के पास रखा है, देख लेना, और एमपी के अंदर ही कर दिया था। उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद तो ऐसे हम लोग निकल गए। उसके बाद जो घर पे माहौल हुआ वो मुझे पता है अब, क्योंकि पता चल गया। तो जब घर में उस टाइम क्या माहौल हुआ था, 2 घंटे बीत गए, लड़की मिल नहीं रही, मतलब मैं दिख नहीं रही, पापा घबरा गए, कहाँ गई, सब कुछ ढूंढा। वो जो फ्रेंड थी उसके घर भी गए, उसने बोला नहीं पता, और उसको पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने उसको तारीख नहीं बताई थी कि मैं कितनी तारीख को जाऊंगी, क्योंकि किसी को बताना सेफ नहीं रहता। मैंने नहीं बताया था कि मैं कितनी डेट को निकलूंगी। तो उसके घर गई, मुझे नहीं पता, वो भी शौक हो गई। सबके घर पूछ कर फिर ग्रुप में हमारे फ़ोटोज़ को वायरल कर दिया, ग्रुप में फ़ोटोज़ को सेंड कर दिया। मतलब जो तुम्हारी फैमिली ने, जो मुस्लिम के जो ग्रुप्स बनते हैं ना, उसमें भी मतलब 15-15 हज़ार ऐसे लोग रहते ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसे मतलब टीम रहता है ना, ऐसे टीम ग्रुप्स में तुरंत कुछ होता है तो तुरंत तो भेज देना एक दूसरे के बाद, ऐसे हमारे फ़ोटोज़ को भेज दिया। जो मेरे पापा का जो नेटवर्क था ना, वो थोड़ा सा हाई था, स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने की वजह से आज हम लोग निकले थे। हम गुजरात स्टेट में लग गए थे। गुजरात स्टेट में लगने के बाद बड़ोदरा स्टेशन आया, वहाँ पर ट्रेन रुकी और हमें मुस्लिम लोग ढूंढ रहे थे कि मतलब ढूंढ रहे थे कि ट्रेन में ही निकले होंगे। तो हर जगह हर एक 2 रूट थे, एक तो गुजरात का रूट था, एक और रूट था। उन 2 ही रूटों पे लगा दिए सबको कि इनको ढूंढो, ये लड़का मतलब लड़की एमपी से तुम गए और गुजरात में लोग ढूंढ रहे हैं, पहले ही ढूंढ रहे हैं हमें। ट्रेन उन्होंने चेक कर रहे हैं, क्योंकि फोटोज वायरल कर रहे हैं, ये लड़की अभी निकली है, पकड़ो इन दोनों को। तो ग्रुप्स में पहुंचाने के बाद मुझे उन्होंने नहीं पहचाना, मेरा फेस कवर था। वो ढूंढ रहे ट्रेन के अंदर, हम लोकल डब्बे में बैठे थे, मेरा फेस कवर था। इनको मतलब मेरे सुधीर जी, मेरे हस्बैंड को पहचान लिया, क्योंकि ये थोड़े से बॉडी बिल्डिंग है, तो हट्टे कट्टे तो बैठे हुए थे, तो इनको पहचान लिया। पहचानने के बाद वो अंदर ट्रेन में, वहाँ ट्रेन सिर्फ 10 मिनट रुकने वाली थी। अंदर आके बोले कि तुम लोग बाहर आओ। मैंने बोला कि क्यों आए हम बाहर, कि आओ तुमसे बात करें। मैंने आपको मैं जानती नहीं हूँ, तो हमको किसी से बात नहीं करनी है, हम आपको जाने दो हमारे हिसाब से, कि आओ तो सही। मैंने मना कर दिया, बहुत जिद करी, हम लोग नहीं जा रहे हैं। उनको तो एक ही था उनके मन में कि मेरे को लड़की को ले जाना है, अपनी लड़की, अपने मज़हब की लड़की, हिंदू लड़के में जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे बैग छीन लिए हमसे, क्योंकि बैग का ये रहे, तो बैग ऐसे छीन कर बैग को बाहर रख लिया, क्योंकि हमारा सब कुछ ही उसमें ही था। सर्वाइव जो हम करते उसी बैग में था, कपड़े हमारे बैग में थे, उन्होंने बाहर रख लिया। मैंने कहा हमारा बैग दे दो, और वहाँ से तुरंत ट्रेन चल दी। उन्होंने ट्रेन खींच दी एक बार, और ट्रेन की चेंज होती है, चेन तक खींच दी। 2 मिनट हो गए, मैं यही सोच रही उस टाइम में कोई पुलिस वाला क्यों नहीं आया, कोई टीसी ना पुलिस वाला कोई नहीं आया। तो उसके बाद फिर ट्रेन चल दी, 2 मिनट बाद आया कोई नहीं, बस ट्रेन चल दी। मैंने सोच में मैंने बैग दो, आप बैग दो। तो उन्होंने बैग ऐसा बोला कि 6 लोग थे वो, तो 3 तो हमारी ट्रेन में चढ़ गए, 3 उतर गए। तो मैंने बैग हमारे के हम पहुँचवा देंगे बैग, वो आज तक नहीं आए वो बैग। तो उसके वहाँ से ट्रेन निकल गई। ट्रेन निकलने के बाद सूरत स्टेशन आने वाला था, एक घंटे के बाद सूरत स्टेशन आने वाला था। तो ये सेफ्टीज लेकर निकले थे, हिंदू संगठन वाले से बात करके निकले। तो इन्होंने उनको कॉल करा, जो पूरा गुजरात संभालते हैं उनको कॉल करा। उन्होंने बोला ऐसा मैटर है कि मैं मुस्लिम लड़की को लेके गया हूँ और इन लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो उसी टाइम तुरंत उनको बताने के बाद तुरंत इनके पास 50 से 60 कॉल आ गए हैं कि कौन सी ट्रेन में हो, कहाँ उतरने वाले हो। तो उधर से वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमने लड़का लड़की को ढूंढ लिया है, आ जाओ सब। हम तो घबरा गए। उधर से मुस्लिम्स भी आ गए। हाँ, उधर से उन्होंने मुस्लिम को भेला कर लिया, इधर इन्होंने बता दिया हिंदू संगठन वालों को। बताने के बाद और उन जो 3 लोग थे ना, उन्होंने मेरी फैमिली वालों से भी बात करवाई कि लो बात कर लो। तो मैंने फ़ोन पे बात करी, बड़े पापा से करी थी उस टाइम, और वो थोड़ा सा बोले थे पापा की तबीयत ख़राब है, आ जा वापस बेटा, इनके साथ उधर जा ट्रेन में से। मैंने बोला मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, इतना आप टेंशन मत लो, इतना बड़ा मैटर क्यों करा आपने, क्यों आप इतनी इज्जत ख़राब नहीं होती, और आपने तो इतनी इज्जत ख़राब कर दी खुद नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना। थोड़ा सा मैंने उनको बहुत समझाया उस टाइम पे, क्योंकि तो बड़ी हो गई, समझदार हो गई। मैंने कि हर टाइम के साथ मुझे चीज़ों ने इतना सिखा दिया, इतना समझदार बना दिया कि मैं खुद को ही मतलब समझ नहीं पाई कि मैं एकदम से इतना सब कैसे एडजस्ट, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में रहती थी, कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आती थी और अच्छी फैमिली से थी मैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुझे हम तो लेके ही आएंगे। मैंने किया, फिर मैंने उस टाइम रो के फ़ोन कट कर दिया।
फिर सूरत स्टेशन आ गया, मतलब 12 बजे ट्रेन रुकी थी वडोदरा में, हमारी को रुकी 12 थी, बजे। हाँ रात को 12 बजे, और 1:30 बजे आने वाला था सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन आ गया 1:30 बजे। सूरत स्टेशन जैसे ही आया और ट्रेन धीरे धीरे हुई, जैसे ही हमने बाहर का मंजर देखा ना दोनों ने, वो हमेशा याद रहे। क्या हो रहा था बाहर ऐसे? मतलब 100 से 150 लोग टोपी पहन कर खड़े थे। ओ भाई, हाँ उस सब टाइम इंतजार कर रहे थे। बस इंतज़ार कर रहे थे ये दोनों आए और इनको लड़की को ले जाए। जैसे ही सूरत स्टेशन में ट्रेन रुकी और हम दोनों की तो पसीने छूटने लग गए, घबराहट होने लगी कि आज तो सब खत्म हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तो इन्होंने बोला हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। और मैंने यही सोचा था कि मन में मेरा जो डिसीज़न है मैं उस पर ही बस डटी रहूँगी और जो होगा देखूँगी। उसके बाद जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी, हम दोनों ने टाइट हाथ पकड़ लिया ताकि हम दूर ना हो। हम बाहर उतरे से, और जो मुस्लिम लोग थे ना, उनके साथ एक महिला भी आई थी जो बुर्का पहनकर आई थी, मुस्लिम महिला ही थी, वो बुर्का पहनकर आई थी। बुर्का पहनकर आई, हम लोग बाहर उतरे। जो उन्होंने मुझे खींचा उस बुरखे वाली ने कि यही लड़की है, उन्होंने इतनी तेज़ मुझे खींचा कि उनका हाथ छूट गया मेरा। और इनको लेकर भीड़ में ले जाने के बाद मैं डर गई कि अब इनको कुछ करना दे। और उस टाइम हिंदू संगठन वाले भी वहीं थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से टिकट ट्रेन में, कंफ्यूज हो गए थे वो थोड़ा से आगे खड़े हो गए थे। मतलब ट्रेन का डब्बा यहाँ रुका, वो थोड़ा सा आगे खड़े हो गए। तो उनको पता चल गया कि माहौल कि ये तो इसके अंदर ही है। उनको पहले पता था कि ये उसी के लिए खड़े हैं। जैसे ही इनको खींचा नहीं, वहाँ पर हो गई हबड़ा थप्पड़ी। मतलब लोग बहुत इधर उधर भागने लग गए। और उधर से जो हिंदू संगठन वाले आए, इनकी भीड़ में वो भी मिल गए। और वो भी 1 से 1.5 मतलब 100 से 150 लोग आए थे। इधर से भी लोग, हाँ, इधर से भी लोग। वो पूरा फिल्मी हो गया। फिल्मी होने के बाद पूरा स्टेशन को बंद कर दिया था। पूरा स्टेशन वहाँ पर बंद हो गया। तो उधर से फिर हिंदू संगठन वालों ने लड़का ढूंढा, लड़के को ढूंढो। इनको ढूंढने के बाद इनको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इनको भी थोड़ा वहाँ पर रिलैक्स हुआ कि हम हिंदू संगठन वाले से है, डरे मत, लड़की को लेकर चलेंगे अपन। अगर लड़की तेरे डिसीजन में है, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इनको उस टाइम बोला कि हाँ जो होगा उसका डिसीजन है। और इनको मतलब बचाया वहाँ से। उसके बाद जो बुरखे वाली मुझे खींच कर ले गई थी, मुझे ना एक पुलिस कांस्टेबल दिखी वहाँ पर। तो मैंने उसका मतलब उस लेडीज़ महिला का उनका हाथ छोड़ा तेज़ी से। मेरा हाथ छोड़ने के बाद मैंने उस पुलिस कांस्टेबल को हक कर लिया, जोर से पकड़ लिया। तो बोले हुआ क्या कि मुझे ये ले जा रहे हो, मुझे जाना नहीं है, आप मुझे पुलिस स्टेशन में ले चलो। तो उन्होंने बोला घबराओ मत, चलो। वो जैसे ही मुझे ले जा हाथ ऐसे पूरा टाइट पकड़ के मुझे ले जा रही वो, और आसपास मुस्लिम ही मुस्लिम मेरे। तो मैंने इनको बोला कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो फिर उसने पुलिस कांस्टेबल बहुत हिम्मत वाली थी, फिर उसने रोका मुझे। एक भी पीछे नहीं आएगा लड़की की, दूर खड़े रहो। फिर भी उनको इतना सा दूर हुए, सिर्फ थोड़ा सी दूर हुए, और फिर भी पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर मुझे वो ले गए, और ले जाने के बाद मैं सीढ़ियाँ चल रही थी, जो पुलिस स्टेशन का जो थाना होता है उसमें ले गए। ले जाने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये कहाँ है। मैं इनको ढूंढ रही कि ये, जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो मुझे तो क्या दिखा कि पूरा स्टेशन ही भरा ऐसा लग रहा था। और मैं इनको ढूंढ रही, उसके बीच में इनको फिर हिंदू संगठन वाले लेकर आते पकड़ के दो ही तरफ से। मैंने कहा हाँ चलो ये सेफ है, क्योंकि मैंने देख लिया था टीका लगा हुआ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे ले गए, मुझे अलग रूम में रखा, इनको अलग रूम में रखा। रखने के बाद फिर माहौल वहाँ पर इतना खतरनाक हो गया था, गमले वगैरह सब फोड़ दिए पुलिस स्टेशन के। जो गमले थे ना, हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने जब लड़ाई हुई ना, तो उन्होंने गमले वगैरह सब फोड़ दिए। जो हिंदू संगठन वाले थे उन्होंने मुस्लिम लोगों के सर पे भी फोड़ दिए। वो इधर से वो जय श्री राम उन्होंने नारे स्टार्ट कर दिए, जय श्री राम के। उधर से वो बोले, उधर से ये बोले, तो और गमले वमले सब फोड़ दिए। पूरा टेंस माहौल है एकदम। पूरा स्टेशन बंद कर दिया कि अब स्टेशन कोई बंद एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं। उसके बाद सब माहौल ठंडा करा पुलिस वालों ने। ठंडा करने के बाद फिर लोगों को बाहर पहुंचाया। उसके बाद भी बाहर खड़े रहिए, गए नहीं, खड़े रहिए। और जो महिला थी जो बुरखे में थी, वो मेरे पास है इस रूम में। और उसने फिर मेरा जो दिमाग है वो मतलब किसका जो स्टेटमेंट है वो चेंज करने के लिए वो मुझे फोर्स करने लगी कि मतलब तुम मत करो शादी हिंदू लड़के से, तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अपने इसमें ये अलाउ नहीं है, तुम क्यों काफिर बनना चाहती हो, तुम हिंदू लड़के से शादी करोगी। मैंने कि मैं मेरी मर्जी से हूँ, मैंने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। मैंने कि आप प्लीज़ इस मैटर में मत बोलो। तो पुलिस वाले बोले ये कौन है? अरे मैं इसकी खाला लगती हूँ।
खाला क्यों? मैंने उनको बोला कि मेरी कोई खाला नहीं है, मेरी खाला मैं तो सूरत में पहली बार आई हूँ, मैंने उनको बोला। तो वो हंसने लग गए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं इनको यहाँ से ले जाओ। तो उन्होंने कहा 2 मिनट बात करनी, कर लेने दो। मैंने कहा आपको क्या बात करनी, कर लो। पुलिस वाला ने बोला कि कर लो 2 मिनट बात। तो फिर मैंने बोला कि मुझे मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, आप प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो, मुझे जो ठीक लगेगा मैं कर लूँगी, आप चले जाओ। तो फिर उन्होंने कॉल करा, कॉल करने के बाद लड़की तो नहीं मानेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने कुछ बात करी होगी तो वो चले गई वहाँ से। फिर मैंने उनको बोला भी से जाते टाइम कि बुरा मत मानना, मेरा जो डिसीज़न होगा मैं उस हिसाब से मैं बोल दूँगी यहाँ पर। फिर वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद फिर मेरा एक स्टेटमेंट हुआ, वहाँ पर वकील वगैरह सब आ गए थे। एक स्टेटमेंट हो गया, होने के बाद फिर मेरी फैमिली वालों को भी फ़ोन करा। वहाँ पर फ़ोन करने के बाद मेरी फैमिली वाले भी नेक्स्ट दिन आए, मतलब बहुत दूर था। तो फिर फैमिली वाले आने वाले थे नेक्स्ट डे। उसके बाद हमें वहीं रखा। रखने के बाद हमें जो एरिया को जो थाना लगता है वहाँ ले गए, वहाँ पर हमें रखा। रखने का पूरी रात हम लोग वहीं रहे। इनको अलग रखा, मुझे अलग रखा, ताकि ये कुछ सिखाए ना, ताकि ऐसा रहता है ना मन में। मैंने कि मैं अलग अलग रखा, हम अलग अलग ही बैठे। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद फिर मैं गई पानी पीने के लिए, मुझे ले गई पुलिस कांस्टेबल कि चलो थोड़ा सा चाय पानी पी लो। तो मैंने कहा चलो। तो मैंने इनको देखा लॉकअप में। तो मैंने ये लॉकअप में क्यों बंद है? तो मैं दौड़ कर इनके पास गई कि आप बंद क्यों, आपको क्यों बंद करा? कि मुझे बंद कर दिया इन्होंने, और टेंशन मत लो। तो मैं रोने लग गई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ हमारी मर्ज़ी से आए तो पुलिस वालों की कोई ऐसा नहीं जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको अंदर कर ले। तो मैंने उनको बोला, और बोलने के बाद फिर इन्होंने बोला मुझे सेफ्टी के लिए रखा, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, तो एकदम से वो आते तो हमला ना कर दें मेरे ऊपर, इसलिए रख रखा है। उसके बाद मैंने पुलिस वाले से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसी मैटर है, टेंशन मत लो। मैंने ठीक है। उसके बाद ये हो गया। होने के बाद फैमिली वाले आ गए, 12-1 बज गई। 1 बजने के बाद इनको भी लॉकअप से निकाल दिया, और वो 2 गाड़ी लेकर आए थे। और हमारी जो MP की जो पुलिस थी वो भी साथ में आई थी। आने के बाद फिर हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पर मैं थी, ये थे, पुलिस वाले थे, 3 थे, एक पुलिस कांस्टेबल थी, मैं थी और एक पुलिस वाले थे। और उसके बाद अंदर मेरे पापा को बुलाया। मेरे 3 से 4 स्टेटमेंट हुए, पहले 2 हो गए थे, उसके बाद पापा के सामने एक और हुआ। मन नहीं किया कि बदल दूँ स्टेटमेंट? मन नहीं किया बिल्कुल भी। जब पापा आ गए थे ना, जब पापा ऐसे आप बैठे हो ऐसे मैं बैठी हूँ, ऐसे जस्ट ऐसे हम लोग बैठे हुए। और उस टाइम मेरे अंदर में तो आंसू ही टपक रहे मेरे। तो पापा मुझसे बोल रहे कि बेटा तू चल मेरे साथ, तो और ऐसा क्यों करा तूने, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला पापा आप इनको नहीं जानते क्या, ये ऐसे बैठे थे बिल्कुल मासूम बनकर, उनकी शर्ट वगैरह सब कुछ फाड़ दी था। मैं बहुत ज़्यादा पापा के सामने बोला कि पापा आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप कुछ मत करो ऐसा वैसा, मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, इन्होंने कभी मेरे को ज़बरदस्ती नहीं करी है, मैं इतनी तो समझदार हूँ कि कोई मुझे बहकावे में थोड़ी ला सकता है, ऐसे कौन हर किसी ऐसे थोड़ी बहकावे में आज। और आज तो मेरे पास मौका भी, आज तो आप भी खड़े हो, आज तो मेरे पास पुलिस वाले भी खड़े हैं, और गुजरात पुलिस ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और जो MP की पुलिस आई थी ना, वो तो फोर्स कर रही थी कि लड़की को लेके चलो, वहीं स्टेटमेंट होएगा। तो वहाँ पर वकील वगैरह भी थे। तो फिर उन्होंने बोला कि गुजरात पुलिस ने नहीं, लड़की नहीं जाएगी, लड़की स्टेटमेंट यहीं देगी, क्योंकि हमने बोल दिया था उनको कि हम स्टेटमेंट यहीं देंगे, अगर हमें वहाँ ले गए तो हमें अलग कर देंगे, और हमारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो। उसके बाद वकील ने भी पुलिस वालों को बोला कि आप नहीं ले जा सकते हैं पुलिस वालों को। उसके बाद वहीं स्टेटमेंट मेरा हुआ। मैंने बोला मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ और मेरे को इनसे ही शादी करनी, इन्हीं के साथ फ्यूचर बनाना है। पापा को भी समझाया, पापा बहुत रो रहे थे उस टाइम, इतना रो रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे भी बहुत उस टाइम रोना आया, क्योंकि मम्मी पापा थे, मम्मी पापा माँ बाप होते हैं, चाहे जैसे भी हो, भले गुस्से वाले हो या फिर माँ बाप भी होते हैं। उसके बाद फिर पापा कोई बात नहीं। उसके बाद पापा वहाँ से चले गए। जाने के बाद इनको मेरे पास छोड़ दिया था कि आप लड़की के पास रहो। लड़की घबराई हुई है, मैं बहुत घबरा गई थी। घबराने के बाद मुझे इनके पास बिठाया, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वो दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा। उस टाइम लास्ट टाइम ही मैंने शायद पापा को देखा था। उसके बाद फिर मैं बैठी रही, कुछ चीज़ें सोच रही थी कि अब क्या होगा हमारा आगे। फिर हमने पुलिस वालों से बोला हमारा बैग का कुछ करो, तो बैग क्योंकि उसी में सब कुछ है, अब आगे कहा। तो उन्होंने बोला कि करते हैं, अभी आप थोड़ा शांत रहो। उसके बाद हमें हिंदू संगठन वालों के हवाले कर दिया पुलिस वालों ने। उनके हवाले करने के बाद वो पीछे के गेट से लेके, क्योंकि आगे के गेट में जब मेरा स्टेटमेंट हो रहा था, जब मम्मी पापा आ गए थे, तो आगे भी 200 से 300 लोग खड़े हुए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही बाहर ही खड़े हुए थे पुलिस स्टेशन के। तो आगे से नहीं लेके, आगे से ले जाते तो क्या पता
कुछ हो सकता है, आपस में कोई बातचीत बिगड़ जाती है। तो हम मुझे पीछे के रास्ते से लेके हम दोनों उनके हवाले कर दिया, मतलब हिंदू संगठन के, आप ही इनको संभालना। और हमें वो सीधे नहीं ले गए, वो हमें घुमा, पुलिस वाले हमें घुमा घुमा कर ले गए, क्योंकि किसी को पता ना चले कि इनको किसके पास छोड़ा है, कि कोई पीछा कर रहा हो तो लड़की के घर वाले। और मेरे पापा ने एक और चीज़, मेरे पापा ने पुलिस वालों को, मतलब पुलिस कुछ एक साइकिल वाले भैया थे, वो मतलब वो बोल रहा था मैं साइकिल वाला भैया, पता नहीं वो कौन थे। वो जब पुलिस स्टेशन में आए ना, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि लड़की को हमारे हवाले कर दो, कुछ लेन देन कर लेते हैं, पैसों की लेन देन कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला, तो पुलिस वाले ने बोला बाहर निकलो, उनको बाहर निकलो, मेरे सामने ही बोल रहा वो। फिर वो उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर उसको हिंदू संगठन वालों के हवाले करने के बाद भी उनको फ़ोन आ रहे हैं, हिंदू संगठन वालों के नंबर ले लिए वहाँ से कि 5 लाख ले लेना, 10 लाख ले लेना, बेटी को वापस दे दो। हाँ, उनको फ़ोन कर रहे थे। तो इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि उन लड़का लड़की की मर्ज़ी है, पैसे से हम क्या करेंगे उनकी लाइफ पे। तो उस टाइम फिर हम 3 महीने तक हमें उन्होंने ही रखा, और क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बैग में थे, सब चोरी हो गए। चोरी होने के बाद फिर हमारी शादी कैसे हो, डॉक्यूमेंट्स के बिना शादी नहीं होती। उसके बाद हिंदू संगठन वालों ने डॉक्यूमेंट्स का करा जुगाड़, मतलब मेरे घर से मंगाया, मेरे घर से नहीं, मेरे स्कूल से मंगाया टीसी वगैरह। हाँ, और मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो था हमारे पास मोबाइल में, मोबाइल तो हमारे पास ही थे। उसके बाद इनका भी उस घर से मंगाया। घर से मंगाने के बाद फिर 2 से 3 महीने इधर से उधर हमें रखा, चेंज एक जगह पर नहीं रखा। उन्होंने जब हमें ले गए थे ना, तो हम वहाँ 15 दिन रहे, तो वहाँ पर भी मुस्लिम लोग चक्कर काट रहे थे, जहाँ रखा था वहाँ। वो कैमरा लगा हुआ था वहाँ पर, तो कैमरे में वो नज़र आ गए कि ये लड़की का अभी भी पीछा कर रहे हैं। तो कैमरे में दिख रहे, तो हमें शिफ्ट कर दिया वहाँ से, और हमें इसी जगह लेकर, बिल्कुल चद्दर का टी शेड बना हुआ था, टीन शेड, वहीं हमें रखा। उतनी गर्मी होती गुजरात में मार्च अप्रैल के टाइम था, बहुत गर्मी होती गुजरात में, और उस टाइम हमें टीन शेड के नीचे रखा। वहीं हम मतलब सोते थे, बाहर जाते थे तो मच्छर काटते थे, नीचे मतलब बाहर नीचे आते थे तो गर्मी लगती थी। तो क्या करें, ऐसे हमने दिन रात 15 से 20 दिन वहाँ पर निकाला। उसके बाद हमने उनको बोला कि हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर उस टाइम पर, और उस टाइम पर सब्र रखी मैंने, मेरे अंदर हिम्मत रखी कि अच्छा होगा सब। अभी तक तो अच्छा हो गया। उसके बाद फिर आगे ऐसा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने फाइनली हमारी शादी का दिन आ गया। मई में हमारी शादी हुई, मार्च में निकले थे, 3 महीने बाद शादी हुई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के इशू हो गया था उस वजह से। 3 महीने के बाद फिर मई में 27 मई को हमारी शादी हुई, और हमें ले गए थे बाहर गुजरात स्टेट में, मतलब दूसरे सिटी में ले गए। वहाँ ले जाने के बाद 10 दिन हमें एक रूम के अंदर बंद कर दिया वापस। क्यों बंद कर दिया कि अभी मोबाइल वगैरह भी हमारे ले लिए, मोबाइल भी ले लिए, और कहीं पता ना चले किसी को कि 10 दिन अंदर शादी होगी, और इसको बहुत सेफ करना, क्योंकि बहुत लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो तब तक भी लोग ढूंढ रहे थे? हाँ, मेरे को जब तक भी ढूंढ रहे थे। 2 महीने के बाद भी पापा का या फैमिली मेम्बर का कॉल आया था हिंदू संगठन वालों को कि लड़की बता दो, मेरी लड़की को बता दो, मुझे चाहिए। तो फिर उन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद हमारी 27 मई को फाइनली हम 10 दिन उस बंद कमरे में रहे। वहाँ ना टीवी थी, ना मोबाइल्स हमारे पास। हमारा उस टाइम पर सिर्फ एक ही टाइम टिफ़िन आता था, और उसमें सिर्फ 4 रोटी और दाल और चावल। उसमें हमने मतलब 10 दिन निकाले, वो हम ही जानते हैं। और हम ये बॉडी बिल्डिंग से थे, इतने हट्टे कट्टे होकर आए थे, और वहाँ पर ऐसे हो गए बिल्कुल दुबले पतले। 3 महीनों के अंदर उन्हें, जब हिंदू संगठन वालों रखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा। उसके बाद वहाँ 10 दिन जो थे ना, वो बहुत भारी पड़ गए हम पर। फिर भी मैंने अंदर सब्र रखा। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं वापस चली जाती हूँ, ऐसे कैसे मैं रहूँगी यहाँ पर, नहीं सोचा मैंने कि अब डिसीज़न लिया है तो उस पर खड़ी रहती हूँ। उसके बाद फाइनली वो दिन आया 27 मई का, और हमारी शादी रजिस्ट्रेट हुई। हमें ले गए कोर्ट में, वकील भी थे वहाँ पर, हमारे साइन वगैरह हुए। साइन वगैरह होने के बाद फिर अगले दिन सर्टिफिकेट आया। जैसे ही हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया ना, क्योंकि वो मेन था, जिस दिन सर्टिफिकेट आया ना, वो शादी में भी हमारे अच्छे पैसे लग गए थे, और वो भी उन्होंने दिए। सर्टिफिकेट आने के बाद बहुत हम दोनों खुश हुए कि चलो फाइनली हमारी शादी तो हो गई। इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आपकी शादी हमने करवा दी, हमारी जिम्मेदारी है वो ख़त्म होती है, उनकी जिम्मेदारी सही है वो उनकी जगह। तो फिर हम लोग वहाँ से इंदौर सिटी के लिए निकल गए, और हमारे पास उन्होंने टिकट करवा दी थी। अब हम निकल तो गए वहाँ से, अब पैसों का भी हम बोल नहीं पाए उनसे, हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शादी में ही इतने पैसे लग गए थे।
वो भी उन्होंने कैसे करे वो जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और हमारी जेब में सिर्फ 70 रुपये ही थे। और उस टाइम जब हम इंदौर पहुँचे ना, इंदौर पहुँचने के बाद हम एक गार्डन में बैठे हुए थे और उस टाइम इन्होंने पूछा कि कोई कुछ तो होगा। इन्होंने फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली वालों को, सबको कॉल करे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा उस टाइम पर। सबको पता चल गया था कि ये लड़का मुस्लिम लड़की लेके चला गया। तो इन्होंने सोचा चलो मेरे एक रिलेटिव्स है, वहाँ चलते अपन, वहाँ रहते हैं। तो ये ले गए मुझे वहाँ। तो वहाँ जाकर जो देखा ना हमने कि रिलेटिव्स के घर में बाहर से ताला लगा और अंदर से आवाज़ आ रही, ऐसा मतलब हमारे साथ उन्होंने करा। तो मैं इनसे बोल भी रही कि बाहर से तो, अंदर से तो पायल की आवाज़ आ रही है, टीवी बज रही, हाँ टीवी की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बोला कि इनको पता चल गया है, था ना, सबको ही पता चल गया था कि इंदौर आ रहे हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने अपन यहीं आएंगे शायद, इसीलिए उन्होंने लोक लगा दिया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि कोई साथ नहीं देता है बुरे वक्त में, किसी ने भी साथ नहीं दिया उसने, ना ही इनकी फैमिली ने, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही किसी और ने। फिर इनका एक फ्रेंड का कॉल आया उसी टाइम पर कॉल आने के बाद इन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा सा देख ले। तो उन्होंने फिर उनके घर वो ले गए, वो भी रूम रेंट से रहते थे, एक ही रूम था, वहाँ ले गए। लेने के बाद वहाँ बिठाया मुझे और ये भी आए। फिर 1 महीने तक हम वहाँ रहे, उन्होंने रखा हमें 1 महीने तक। वो भी उनकी स्थिति नहीं थी, फिर भी उन्होंने जैसा तैसा रखा। उनकी मतलब साथ में एक फ्रेंड भी रहती थी, दोनों रहते थे, जॉब करते थे। तो फिर रहने के बाद 1 महीना हो गया, होने के बाद अब किसी के घर भी नहीं रह सकते इतना टाइम। इन्होंने फिर पैसों का कुछ ना कुछ इधर उधर से जुगाड़ करा, इधर फैमिली वालों को फ़ोन करा, कोई नहीं हाँ करना। फिर इन्होंने 5 से 6 हज़ार की जुगाड़ करने के बाद फिर हमने एक रूम लिया इंदौर सिटी में, रेंट से रूम लेने के बाद फिर अब हम क्या करें, फिर थोड़ा बहुत ग्रोसरी का हमने सामान लिया। अब हम क्या करें, 2 दिन हो गए ऐसे ही हमने, फिर भी हम बाहर के कुछ ना कुछ खा लेते हल्का फुल्का, ऐसे भूखे ही रहे हैं ऐसे समझो। उसके बाद फिर और हमने जब हिंदू संगठन वाले 3 महीने तक उन्होंने हमें जब रखा था ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब चैनल बना लिया था उसी टाइम शुरू कर दिया। हाँ, जब उन्होंने रखा था ना, शादी वहाँ स्टेटमेंट हो गया था ना, स्टेटमेंट होने के बाद 6 से 7 दिन बाद हमने यूट्यूब चैनल चालू कर लिया था। ऐसे नॉर्मली डाल रहे थे। तो वो भगवान की कृपा से 2 दिन बाद हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और हमारी जो एक वीडियो थी, 2 दिन में मोनेटाइज हो गया। नहीं, जब से वीडियो डाल रहे थे ना हम, 3 महीने हाँ, जो इतने व्यू नहीं आते थे, सिर्फ 500, 600, 1000 ऐसे व्यू, नॉर्मल व्यू आते थे। हमने सोचा इससे तो कुछ होगा नहीं, और उसके बाद हमने स्टोरी हमारी शेयर करना स्टार्ट कर दी। स्टोरी जो हम 1 महीना हमारे इनके फ्रेंड के घर रहे ना, वो हमने स्टोरी स्टार्ट कर दी कि बताते लोगों को भी अपने बारे में। हमने जब स्टोरी स्टार्ट करी तो वहाँ से हमारी स्टोरी वायरल होने लग गई, और हमारी एक वीडियो तो इतनी मतलब तेज़ी से वायरल हुई कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और हमारा पैसा भी बनना स्टार्ट हो गया, यूट्यूब से पैसा आना हाँ शुरू हो गया। तो उस टाइम हम बहुत खुश हुए दोनों। उसके बाद लोगों को पता चला कि यार ये कौन लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कपल है और इन्होंने इतना सब स्ट्रगल करा। तो उस टाइम फाइनेंशियल भी हमें बहुत सपोर्ट करा लोगों ने बाहर से। हमने बोला कि कहाँ रहते हो, फिर इन्होंने सिचुएशन भी बताई कि हमारी तो ऐसी स्थिति है, ऐसी हालत। तो इन्होंने फिर फाइनेंशियल भी बहुत हमें सपोर्ट करा, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, हमें हिम्मत आई थोड़ी। तो उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। और उस टाइम ये जॉब में नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी और डॉक्यूमेंट्स में नहीं थे। अगर कोई जॉब के लिए जाते तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं वो उसके लिए भी नहीं जा सकते। तो फिर ऐसे ही हमारा मतलब 1 साल निकल गया, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, हमारा पैसा भी आने लग गया। थोड़ा बहुत आया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आने लग गया। उसके बाद हमने एक यूट्यूब के पैसों से ही हमने एक एक्टिवा परचेज़ करी। अच्छा, यूट्यूब से अच्छा खासा आ गया। हाँ ठीक आ गया। उसी साल में 1 साल में यूट्यूब से हमने परचेज़ करी एक्टिवा। परचेज़ करने के बाद फिर हमने हमारी पूरी गृहस्थी जमा ली वहाँ पर, एक रूम में पूरी गृहस्थी, बर्तन वगैरह हो गए, जो चीज़ें होती है, सोफ़ा, सब चीज़ें जो ज़रूरी सामान होता है, सब कुछ हमने वहाँ पर खरीद ली धीरे धीरे 1 साल के अंदर। खरीदने के बाद फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ तो होगा ठीक, व्यू भी ठीक चल रहे थे, यूट्यूब पे भी मोनेटाइज भी हो गया था। उसके बाद फिर 1 साल बीतने के बाद, और पता है उस टाइम जब हमारी मुसीबत में एक चीज़ मैं भूल गई, उस टाइम जब हम इंदौर में 1 महीना उस फ्रेंड के घर रहे थे ना, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम भोलेनाथ जी के मंदिर में गई थी। इन्होंने बोला था एक बार तुम मांग के तो देखो, तुम यकीन नहीं करती हो, एक बार मांग के तो। मैंने उनसे ही मांगा था और उन्होंने से जो मैंने बोला था ना वो उन्होंने सुना उन्होंने। और हमें उनके बच्चों को उन्होंने देखा कि कितनी मुसीबत में उन्होंने उनका आशीर्वाद रहा
उसके बाद 1 महीना हमने 1 साल हमारा बीत गया। बीतने के बाद फिर फाइनली इनकी फैमिली वालों ने, मतलब मेरे हस्बैंड सुधीर जी की फैमिली वालों ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर घर जाना हुआ। हाँ, फिर घर जाना हुआ, फिर तैयारी स्टार्ट हो गई, घर जाने की खुशी भी थी। फिर घर जाना स्टार्ट हुआ, एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। मेरे देवर वगैरह आए थे लेने के लिए, फिर मेरे देवर आए, हम लोग घर के लिए निकल गए। जब मैं ससुराल में गई पहली बार, बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि हिंदू फैमिली में मुझे रहना और हिंदू फैमिली में सब कुछ करना, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं। उसके बाद भी मैं गई इनके साथ कि तुम साथ में रहो। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं जैसे ही वहाँ पर गई, मेरी सास से जितना हो सका उन्होंने मतलब कोशिश करी स्वागत करने की हमारी, छोटा मोटा। लेकिन जो जैसे कि वो चावल, लोटे में चावल रखते हैं, वो मैंने करा, और टीका वगैरह उन्होंने करा। तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि हमारे इसमें होता नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो चीज़, तो मुझे खुशी हुई कि यार लक्ष्मी मानते हैं ये लोग। तो जैसे ही मैं अंदर गई ना, तो मेरी सास ने मुझे उस टाइम पर साड़ी दी और थोड़ी ज्वेलरी भी दी, ऐसा मतलब कुछ सामान दिया। मैंने जैसे मेरी गोद में रखा, टीका लगाया मेरे को। उस टाइम मेरी बुआ सास भी थे। जब हम एंट्री हुए ना घर के अंदर, बहुत रोई मेरी सास और मेरी बुआ सास, इतना रोए। और वो वीडियो भी यूट्यूब पे तेज़ी से वायरल हुआ। और मेरा तेज़ी से वायरल होने का इन्होंने नाम भी मेरे महक से ही रखा यूट्यूब चैनल। मैं इनसे बोलती हुई थी कि अपन दोनों के नाम से रखते हैं, महक से नाम से रखते हैं। फिर उन्होंने महक के ब्लॉग से नाम रखने के बाद फिर मेरी सास उतना रोए। उसके बाद उन्होंने मुझे टीका वगैरह कर दिया ना, करने के बाद उनसे लिपट कर इतना ख़तरनाक रोने लगी और बोला मैंने कि अब सब कुछ आप ही हो मेरा, अब कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारा कोई भी नहीं था। चलो ठीक है, उस टाइम फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन उस टाइम फिर मेरी सास को लिपट कर मैंने यही बोला कि आप ही मेरा सब कुछ हो। तो मेरी सास ने एक ही बात बोली थी कि मेरे को बेटी नहीं है, उनको लड़की नहीं है, तो कि मेरे को बेटी नहीं है, अब तू ही मेरी आज से बेटी है। तो वो बात मेरे दिल पे छू गई, लग गई कि यार सच में माँ हो तो ऐसी हो। तो उस टाइम अब मुझे भी मेरे ससुराल में 1 से 1.5 साल हो गया। मैंने सारी चीज़ें को फॉलो करने के बाद जो रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में जो चीज़ होती है, वो मैंने सब चीज़ें धीरे धीरे फॉलो करना लगी। और मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा कि तू हिंदू में आई। मेरे हस्बैंड ने हमेशा यही बोला, मेरी सास ने भी मुझे बोला, तुझे जो ठीक लगता तू वो कर, लेकिन तू ऐसा मत कर। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा बोला, और उन्होंने भी ऐसा बोला कि मेरी सास ने, तू ऐसा मत करना कि तू बीच में रह जाए, ना तू उधर की रहे ना इधर की रहे, बीच में मत रहना, जो मन करे वो करना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे पूजा पाठ स्टार्ट करी, मेरी सास मुझे सिखाते थे। फिर मैंने जैसे धीरे धीरे करा ना, तो मुझे एक आस्था अंदर से अपने आप ही आस्था आ गई कि नहीं यार, भगवान सच में होते हैं। फिर मैं भोलेनाथ जी की भक्त बन गई। भक्त बनने के बाद फिर ऐसी हमारी लाइफ चलती रही। और मैं ससुराल में रह रही हूँ। मेरे देवर, वो मेरा भाई जैसे ही है, बिल्कुल मस्ती मजाक में बहुत अच्छे से मुझे रखते हैं, मेरे देवर हो गए। और रही बात मेरी ससुर जी, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखते हैं। वो भी, मैं पहले बहुत कम खाना खाती थी, वो बोलते इतना से खाने में क्या होता है, ज़्यादा खाना खाया कर, थोड़ी मोटी होएगी। तो और मेरी सास भी मुझे माँ से ज़्यादा प्यार देती, बहुत प्यार करती माँ मेरी सास भी। और फैमिली के साथ मैं रहती हूँ आज, और मैं खुश भी हूँ, और सब बढ़िया चल रहा है। और मेरे हस्बैंड का तो घर में भी कभी बात होती है? मेरी फैमिली की मैं बात करूँ, देखो कभी भी माँ बाप उनकी बेटी को नहीं भूल सकता, ना ही बेटी उनके माँ बाप को भूल सकती है। हाँ, मैंने गलती करी, मैं अपने आप में अंदर से मेरे है कि मैंने गलती करी मम्मी पापा का दिल दुखाकर। लेकिन हाँ, मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे इस डिसीज़न पे खुश है। वो बता नहीं पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं रिलीजन की वजह से, लेकिन आज इतना साल हो गया ना, वो देखते हैं मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। ये भी मुझे पता है, वो कैसे पता चला वो पता है मेरे को बस, क्योंकि किसी को नाम अगर लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो वो भी मेरी डिसीजन खुश है, लेकिन वो बात नहीं करते नहीं अभी बात। मम्मी पापा डरते हैं थोड़ा सा रिलीजन की वजह से, क्योंकि आसपास सब मुस्लिम कई इलाका है। तो आज मैं रह रही हूँ और खुश हूँ। यही मेरी स्टोरी थी। अब मैं ससुराल में हूँ, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। चलिए अब थोड़ी सी बात हम सुधीर से भी करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड से भी मिली स्टोरी हमने सुनी। अब हम थोड़ा सा एक किस्सा सुधीर का साइड भी सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कि कैसा रहा, कहाँ से चीजें कैसे आई।
चलिए सुधीर जी, अब आप आ जाइए। सुधीर, महक ने जो सब बताया वो मैंने सुना और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एक अच्छी स्टोरी थी, पूरा फिल्म भी हो गया। मैं आपसे अब वहाँ से जानना चाहता हूँ, जब आप लोग गुजरात पहुँचे और आप दोनों को अलग अलग कर दिया गया, आपको कुछ और लोग खींच ले गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए, वहाँ क्या हुआ था वो थोड़ा मैं। सबसे पहले तो जैसे कि महक ने बताया कि हम लोगों को ट्रेन में पकड़ लिया था कुछ मुस्लिम्स ने, ठीक है। वो 6 लोग थे और जिन्होंने हम लोगों का बैग्स भी छीन लिया था, जिसके अंदर हम लोगों का कैश और सारे कपड़े वगैरह सब कुछ हम लोग लेके निकले थे। और उसके बाद में जब सूरत स्टेशन पे जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, तो वहाँ का मंज़र देख के हम दोनों का ही दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना, सच में। मतलब वो आज भी हम लोग दोनों याद करते हैं ना उस सीन को, तो घबरा जाते हैं हम दोनों ही कि इतना ख़तरनाक सीन कभी किसी की लाइफ में नहीं आया। और सब मुस्लिम्स ने मुझे घेर लिया, और जब मुझे घेर लिया और इसको लेके चले गए ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अब मैं महक से जुदा हो जाऊंगा और अब मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वैसे ही मेरे साथ में हुआ कि भगवान के रूप में बजरंगी आ गए हम लोग को बचाने के लिए, और उन्होंने भीड़ में से, इतनी सारे भीड़ में से मुझे हटाया और बचा के लेके गए। और उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट दिखाया, और महक को भी वो लोग सुरक्षित लेके वहाँ पे पहुँचे और स्टेशन में जाके फिर उसका स्टेटमेंट हुआ। डर नहीं लग रहा था वहाँ पे कि ये क्या हो गया है? डर नहीं, बस एक ही चीज़ मैंने सोचा वहाँ पे कि यार जो होगा सब अच्छा ही होगा हमारी लाइफ के अंदर, और हमने कोई किसी का कुछ गलत तो किया नहीं है, ठीक है। प्यार ही किया है, और प्यार के लिए तो अगर देखो लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, तो लड़े हम दोनों। ये नहीं लगा कि भाई ये सब हो गया, यहाँ तक आ गए, लोगों ने घेर लिया और पता लगे अब महक ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आया माइंड में ऐसा? हाँ, ऐसा मतलब शुरुआत में मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार हो सकता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा किया जाता है, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो बहुत सारी लड़कियां स्टेटमेंट चेंज कर भी देती है, ठीक है। लेकिन मुझे महक के ऊपर पूरा विश्वास था कि महक ऐसा नहीं करेगी। और जब हम लोग घर से निकले थे ना, तब भी मुझे ये सब चीज़ें पहले से क्लियर थी कि यार मुझे पता है कि मैं किस लड़की के साथ में जा रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन था कि महक नहीं बदलेगी, और वैसा ही हुआ। उसने मेरी फेवर में स्टेटमेंट दिया और आज हम दोनों साथ में हैं। उसके बाद जो 3 महीने आपने निकाले, वो महक ने बताया कि कैसी सिचुएशन थी और कितना ज़्यादा बदतर दिन भी आपने देखे। वो 3 महीने तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वो 3 महीने भगवान किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि वो 3 महीने जैसे कि अभी महक ने कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करी, लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि वो 3 महीने हम दोनों ने कैसे गुजारे। उस टाइम पे हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग अच्छी लेके निकले थे, क्योंकि कोई भी घर से निकलता है तो सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो हम दोनों इतना तो निकले थे कैश लेके कि यार 2-3 महीने हम लोगों का सर्वाइव अच्छी तरीके से हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग जॉब ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2-3 महीने को हम लोग निकले थे, लेकिन उसी बीच में जैसे कि महक ने बताया अभी आपको कि उस बीच में हमारा जो बैग था उसके अंदर ही सारा कैश रखा हुआ था, और वो हो गया था हम लोगों का चोरी, जिसके अंदर सारे पैसे थे। बैंक के अंदर रख नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि वो डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को ट्रांजैक्शन के थ्रू कहीं पकड़ ले, तो इसकी वजह से बैंक में भी नहीं रख सकते थे। तो सारा कैश था बैग के अंदर, और वो बैग हो गया चोरी। चोरी होने के बाद में हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पहनने तक को कपड़े नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। एक ही टी शर्ट, एक ही पैंट के अंदर हम लोग दिन निकालते थे, और उनको बोल भी नहीं सकते थे हम लोग को कि हमारे लिए इतना करो। ऑलरेडी वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें कर रहे थे, तो हम लोग नहीं बोल सकते थे उनको कि आप इतना हम लोगों के लिए करो। और 15 दिन हम लोगों को एक जगह रखा। 15 दिन के रखने के बाद में हम लोगों को फिर जगह शिफ्ट करी, जैसे कि अभी महक ने बोला आपको। और फिर वो 15 दिन के बाद में जब हम लोग को 20 दिन एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे एक फैक्ट्री बनी हुई थी, जैसे कि वो सिटी से बाहर ही थी। जो सूरत सिटी में हम लोग थे, तो फैक्ट्री से बाहर ही थी वो, मतलब ऐसी जगह थी वो जहाँ पे हम लोगों को कोई ढूंढ नहीं सकता था, ताकि हम लोगों का सेफ्टी भी बना रहे और अच्छी तरीके से हम लोग रहे वहाँ पे। लेकिन वो 24 घंटे तक वो फैक्ट्री की आवाज़ और मशीनों की, क्योंकि वो साड़ी की फैक्ट्री थी, तो 24 घंटे वो चलती थी। 24 घंटे चलते चलते हम लोगों का दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता था ना, क्योंकि हम लोग जब नीचे रहते तो इतने ज़्यादा मच्छर काटते, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती, और गुजरात की गर्मी तो आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो उस टाइम अप्रैल का महीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक छोटा सा पंखा था और जिसकी हवा भी प्रॉपर नीचे नहीं पहुँच पाती थी। ऐसे ही उन्होंने हम लोग को गद्दे दिए थे छोटे छोटे, जिस पे हम लोग प्रॉपर आ भी नहीं पाते थे। वैसे हम लोगों ने दिन गुजारे वहाँ पे।
खाना हम लोग बनाते थे उस टाइम पे सिर्फ चावल, क्योंकि जो किचन था ना वो ऊपर बना था टीन शेड का, तो उसी के अंदर हम लोग खाना बनाते। आज भी मुझे अच्छी तरीके से वो दिन याद है, कभी हम लोग किस तरह से टाइम पास करते थे, खाना खाते ही नहीं थे, कुछ कुछ वक्त ऐसे ही निकल जाता था कि बस दिन में दोपहर में 4 बजे खा लिया तो बस खा लिया, फिर रात का खाना नहीं खाना है। तो ऐसे करके हम लोग उस टाइम दिन गुजारे हम लोगों ने, और वो 15-20 दिन हम लोग वहाँ पे ऐसे गुजरे। उसके बाद में फिर हम लोगों को दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट किया फिर उसके बाद। आज परिवार के साथ हैं आप लोग? हाँ। तो अब कैसा महसूस होता है कि अब सब कुछ साथ में है, सारी चीज़ें सही हो गई हैं? परिवार के साथ में देखिए बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि परिवार एकदम से मान जाता है किसी का भी हो। हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था कि फैमिली वालों को कैसे मनाएं, क्योंकि इतनी मुसीबतें हम दोनों के साथ में हो चुकी थी कि कोई भी हम लोग को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर ये था कि इनको सब मुस्लिम्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को मुस्लिम पकड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के ऊपर भी बात आ जाए और हम लोगों का भी नाम आ जाए। क्योंकि घर पे जो अभी जैसे महक ने आपको बताया कि हम लोगों के साथ में ये सिचुएशन थी, लेकिन घर का माहौल भी कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा माहौल क्रिएट हो चुका था। और फिर फाइनली हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके प्रयास करे शादी के बाद में, और फाइनली एक दिन वो आया जब हम लोग घर वाले माने, और आज फैमिली के साथ में अच्छी तरीके से गुजारा। थ्रेट्स आते हैं कुछ? थ्रेट्स तो मतलब अभी क्या है आपको पता है, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, और लगभग 2 साल हो चुके हैं हम दोनों की शादी को भी, लेकिन 2 साल के अंदर हम लोगों ने इतने थ्रेट्स देखे और इतने लोगों के फ़ोन आ के हम लोगों को परेशान कर देना, लेकिन क्या ही करें, अब थोड़ा बहुत तो देखो डेयरिंग दिखाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया है, इतना बड़ा चैलेंज करके किया है सब कुछ, तो फिर ये तो वही हो गया ना, तुमने जला भी दिया और नमक भी डाल रहे हो, है ना? हर रोज तुम वीडियो बना के डाल दे रहे हो कि ये देखो एक्स मुस्लिम महक, और हम लोग जैसे वीडियोस जो बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि यार किसी को हेट लगे, किसी को गलत लगे, लेकिन हम लोग ये बताते हैं कि एक मुस्लिम लड़की अगर हिंदू धर्म में आई है तो वो कैसा फील कर रही है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करके चल रही है, तो हम लोग वो चीज़ शेयर करते हैं। किसी को बुरा नहीं लगे ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते। तो बाकी सब सही चल रहा है? बाकी सब ठीक है, बाकी आगे सब सब बढ़िया सही है, चलता है? सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पे और एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ थोड़ी सी, कि जब हम लोग निकले थे ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों की फैमिली वालों ने सफ़र नहीं किया, वहाँ पे फैमिली वालों ने बहुत सफ़र किया वहाँ पे, क्योंकि महक के पेरेंट्स डायरेक्टली आ चुके थे हम लोगों के घर पे, सीधे घर आ गए? सीधे घर। और हमारी सिटी के अंदर भी ऐसा माहौल हो चुका था वहाँ पे, दंगे वाला माहौल पूरा, मतलब 2 लोगों ने शादी की, हाँ, और पूरी सिटी में सिटी माहौल इकट्ठा हो गया था, बिल्कुल इतना खतरनाक माहौल हुआ था उस टाइम पे। और जो दोस्त हम लोग को छोड़ने के लिए गया था उसको भी पकड़ लिया गया था। ओ भाई। और एक पेट्रोल पंप है हमारी सिटी के अंदर ही, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए एक साथ में, और वहाँ पे एक ही बात चल रही है कि लड़कियों को किसी भी हाल में लेके आना है। कम से कम 100-150 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे हमारी सिटी के, और बस उस लड़के से पूछ रहे थे कि वो कहाँ लेके गया है वो लड़का हमारी महक को, उसको बता कैसे दो। पता लगा वो छोड़ के आया? वो इसलिए पता चल गया क्योंकि मम्मी को पता था कि यार ये लेके गया है, ठीक है, बाइक लेके, क्योंकि जैसे महक ने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो हम लोगों के पास में कैब की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई एग्री नहीं कर रहा था कि यार कपल को लेके जाने का। तो फिर वो मेरा जो फ्रेंड था वो हम लोगों को हमारी ही बाइक से लेके गया था। तो वो जैसे ही बाइक रखने के लिए मेरे घर पहुंचा और वो लोग वहीं पे खड़े हुए थे, तो मम्मी ने बोल दिया कि ये लेके आए लेके गया था, तो उसको पकड़ के लेके चले गए। तो उसको मारा वारा? नहीं, उसको मारा नहीं, सिर्फ उससे पूछताछ की वहाँ पे, और पूछताछ करने के बाद में 100-150 लोग जो वहाँ पे इकट्ठा थे उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म करी, क्योंकि इनका ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। तो ग्रुप में जब फोटोज़ वायरल हुए तब हम लोगों को पकड़ लिया ना वहाँ पे, तो सब चीज़ें वहीं पे क्लियर हो गई थी। फिर उसको भी छोड़ दिया और फिर हम लोगों को ढूंढने के लिए वो गुजरात आ गए। उसके बाद तो पूरा सिनेरियो जो महक ने बताया वो कोई ऐसी चीज़ सुधीर जो आप बताना चाहें कि ये चीज़ रह गई हो, ये मैं बताना चाहता हूँ? लगभग सब कुछ चीज़ें जैसे महक ने शेयर करी दी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई थी स्टार्टिंग में कि यार महक मुस्लिम है, और चीज़ें बहुत आप सबको पता है कि रिलीजन अलग है। कास्ट में हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो रिलीजन तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो सोचा था स्टार्टिंग में कि यार सब चीज़ें पहले पॉसिबल हो पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जब आपका दिल लग गया हो तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं दिखता भाई, जो होगा देखेंगे फिर। अब सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए देखिए, ये दोनों हैं सुधीर और महक। इस तरह के जो डिसीजन हैं वो बहुत पता नहीं कैसे कोई ले पाता है कि इंटरकास्ट मैरिज ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज तक भी नहीं पहुंच पाते।
किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी का 10-12 साल का रिलेशन होता है, लेकिन कई बार लड़की पीछे हट जाती है, लड़का वेट करता रहता है, कई बार लड़का पीछे हट जाता है, लड़की वेट करती रहती है, तो दोनों सिचुएशन होती है, तो वो शादी भी नहीं हो पाती। लेकिन ये तो एक अलग अलग धर्म रहा है, एक हिंदू लड़का है, एक मुस्लिम लड़की है, दोनों ने डेयरिंग दिखाई, शादी की, और ऐसा एकदम मैं तो कहूँगा एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बन सकती है जैसी इनकी कहानी रही। पूरा फिल्मी तरीके से सब कुछ हुआ। आप लोग को क्या लगता है? आप आइए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं कहानी वाला। जय हिंद।